वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड लेसन। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसका हम लोग कुछ प्रैक्टिकल व्यू भी देखेंगे इस वीडियोस में कि प्रैक्टिकल सेक्शन में क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड किया गया है इस नए टॉपिक में, नए सिलेबस में। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बिहाफ पर कंप्यूटर और यूजर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, मतलब एक दूसरे से अपनी कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर पाते हैं, मतलब डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं या डेटा को विजिट कर सकते हैं या इनपुट दे सकते हैं या आउटपुट ले सकते हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्लेटफॉर्म बाय विच यूजर कैन इंटरैक्ट देयर सिस्टम। डेफिनेशन पे आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप में इसे ओएस कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स तथा कंप्यूटर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जा सकता है। मतलब क्लियर है कि जब यूजर कोई भी काम करेगा तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे आपका मोबाइल फोन है, अब उसमें एंड्रॉइड ही नहीं है तो क्या हो? फोन डब्बा है। मोबाइल फोन है, चाहे पीसी है, लैपटॉप है जिसमें विंडोज ही नहीं है तो क्या होगा? वो बेकार है। जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो आप करोगे क्या उसमें? इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग सबसे एक तरह से सिस्टम की जान है, हार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। आवश्यकता क्यों है ऑपरेटिंग सिस्टम की? तो नीड इसलिए है क्योंकि यूजर उसको अपने पीसी को और लैपटॉप को इजीली एक्सेस कर सके, इजीली उसको उस पर सारा काम कर सके, इजीली मूवी देख सके, इजीली गेम डाउनलोड कर सके, इजीली अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर सके। ठीक है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। पॉइंट्स में देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक सरल माध्यम उपलब्ध कराता है, इसलिए वह कंप्यूटर पर आसानी से कार्य कर पाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता एवं हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है ताकि उपयोगकर्ता कंप्यूटर और उसके संसाधनों का उपयोग सरलता से कर सके। कंप्यूटर और इसके संसाधनों का प्रबंधन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जरूरी कार्य है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो वैसे तो अकॉर्डिंग टू और नीड ऑपरेटिंग सिस्टम को कई भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो और हमारे यूज के ऊपर है कि हम किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो पॉइंट्स में देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा से ही कंप्यूटर के साथ रह रहे हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर ने विकास किया वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने आप को विकसित करते गए। ऑपरेटिंग सिस्टम को कई श्रेणियों में बांटा गया, लेकिन हम यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख प्रकारों को जानेंगे। जैसे पहला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और छठवां रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इतने भागों में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को या इतने भागों में ऑपरेटिंग सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है। अब सब में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इसमें है क्या, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम करते क्या है। पहला है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ता को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में सैकड़ों उपयोगकर्ता अपना अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई एक सिस्टम लगा हो और उसके उसी सिस्टम पर, यानी सर्वर एक है लेकिन यूजर कई लोग हैं, तो उस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि एम कंप्यूटिंग या थिंक क्लाइंट के माध्यम से अगर आपने किसी सिस्टम को कनेक्ट किया और एक ही सिस्टम में 4-5 इस मॉनिटर को जोड़ दिया, अब 4-5 यूजर उस पर बैठे हुए हैं। 4-5 मॉनिटर हो जाने की वजह से क्या हो रहा है? 4-5 अलग अलग यूजर बैठे हुए हैं उस पर। ठीक है, और सब लोग अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन यूज कौन सा हो रहा है? एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। तो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके विपरीत सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में सिर्फ एक ही उपयोगकर्ता को कार्य करने देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में कई उपयोगकर्ता कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे आपका पर्सनल लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल मोबाइल, उसमें एक समय में आप ही अपना कार्य कर सकते हैं, एक समय में दो लोग कार्य नहीं कर सकते। थर्ड है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? टास्क का मतलब होता है प्रोग्राम। ठीक है, मतलब यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम्स को चलाने की सुविधा देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एक समय में ईमेल भी लिख सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों से चैटिंग भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आज के डेट में
जैसे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन उसी समय में आप एक से ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फोन पर गाना भी सुन रहे हैं, ठीक है, और चैटिंग भी कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं और उसी में कॉन्टेक्ट मैसेज भी देख रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो मल्टीटास्किंग, मतलब एक समय में कई तरह के प्रोग्राम पर आप काम कर रहे हैं, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है वो। नेक्स्ट है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू पर चलाने की सुविधा देता है। मतलब प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि जैसे एक प्रोग्राम है, ठीक है, और उसी को कई सीपीयू पर हम कनेक्ट करा दे रहे हैं, तो मतलब प्रोग्राम हमारा एक है और कई अलग अलग सीपीयू पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि आज के डेट में एक यही समझ लो कि जैसे कोई इंडियन रेलवे की साइट है, प्रोग्राम एक ही है और 5 यूजर अलग अलग सीपीयू पर उसको खोल रहे हैं, तो इस तरह की प्रोसेसिंग क्या करेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आजकल लोग वेबसाइट भी ऐसी बनाना चाहते हैं जिस पर जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सके, ठीक है, यानी वेबसाइट एक, यूजर कई, ठीक है, ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चलाने देता है। क्या मतलब है इसका, मतलब प्रोग्राम एक है लेकिन उसको कई टुकड़ों में बांट दो और हर टुकड़े पे एक एक यूजर काम कर रहा है, ठीक है। जैसे वही अभी एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो कि एक गेम हम खेल रहे हैं, उस गेम में जैसे हम लोग लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, मोबाइल पे लूडो खेल रहे हैं और यूजर कितने हैं, 4, मोबाइल है एक, उसी पर एक के पास लाल गोटी है, एक के पास पीली गोटी है, एक के पास ग्रीन गोटी है, एक के पास मतलब ब्लू कलर का गोटी है। तो क्या होता है, यूजर 4 है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, प्रोग्राम एक ही चल रहा है लेकिन उसको कई टुकड़ों में बांट दिया गया, सब लोग अपना अपना कमांड दे रहे हैं, वो गोटी अपनी चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए इनपुट पर तुरंत प्रक्रिया करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक प्रोग्राम है, इसके बिना कंप्यूटर एक निर्जीव वस्तु मात्र है, यह कहना गलत नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत ही कठिन कार्य साबित हो सकता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो स्पेशलिटीज पे को तो बहुत सारी जो लोग यूज करते हैं उनको मालूम होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बेहतर होगा तो एक साथ में आप कई मल्टीपल प्रोग्राम कर सकते हैं, मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, कई लोगों के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। मतलब वैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है, जैसे कहां इस्तेमाल हो रही है, कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, और मांगने पर मेमोरी उपलब्ध करवाता है। यह है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन कि आप कोई वीडियो अगर भेज रहे हैं तो वही, जैसे मान लो सबसे बढ़िया काम देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि आज के डेट में जितने मोबाइल यूजर हैं उनके पर जब मैसेज आता है तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम ही डायरेक्टली मैसेज को अपने कई भागों में कैटेगराइज कर, जैसे व्हाट्सएप इमेज को अलग कर देगा, व्हाट्सएप वीडियो को अलग कर देगा, कैमरे से खींची गई फोटो को अलग कर देगा, स्क्रीनशॉट को अलग कर देगा, मतलब अलग अलग फोल्डर बना देगा ऑटोमेटिकली। तो इस यूजर को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अगर उसको व्हाट्सएप पे सारी इमेज डिलीट करनी है तो वो व्हाट्सएप की इमेज डिलीट हो जाएगी, कैमरा वाला सेव रहेगा। ये कैटेगराइजेशन कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो ये अच्छा काम करता है। प्रोसेसर को ध्यान रखता है, अर्थात मैनेज करता है। प्रोसेसर को भी मैनेज करता है, मतलब किस प्रोग्राम को कितनी स्पीड चाहिए, जैसे गाना चल रहा है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, कोई हैवी सॉफ्टवेयर चल रहा है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, इस प्रोसेस को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों को मैनेज करता है, यानी कीबोर्ड, माउस, इन सबको मैनेज करने का काम भी यही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है, ठीक है, हार्डवेयर को भी मैनेज करेगा और सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करेगा। पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों के माध्यम से सुरक्षा भी प्रदान करता है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ध्यान रखता है और उनका रिकॉर्ड रखता है। एरर्स और खतरों से अवगत कराता है। यूजर और कंप्यूटर प्रोग्राम के बीच समन्वय बनाता है। तो आई थिंक विशेषताएं भी आपको समझ में आ गई होगी। सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, उसके नाम जरा देख लीजिए कौन कौन से हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, एमएस डॉस, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप और लैपटॉप पर काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, जरा उसको भी देख लीजिए। डेस्कटॉप पर काम करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम या लैपटॉप पर डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम,
यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए भी यूज होता है, वो एक अलग कैटेगरी है मोबाइल की दुनिया में। मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जो पीसी और लैपटॉप यूज होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। व्हाट इज डॉस? डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नाम तो बड़ा अच्छा है, डॉस, डॉन टाइप में लगता है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए MS DOS जाना जाता है और यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1981 में विकसित किया गया था और इसके पहले संस्करण को डॉस 1.00 के रूप में नामित किया गया था। डॉस एक 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मतलब है कि यह एक ही समय में 16 बिट डेटा को सहेज सकता है और संसाधित कर सकता है। यह एक सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह नॉन GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जो यह CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर काम करता है। यह एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका अर्थ है कि आप इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए कमांड लाइन इंटरफेस में कमांड का उपयोग करना पड़ता है। मतलब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप जब भी कोई कमांड, जैसे आपको टाइम लिखना है, डेट लिखना है, तो उसके लिए आपको बकायदा एक कमांड टाइप करना होगा, ठीक है। और कमांड टाइप करने के बाद ही उसके द्वारा आप कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। MS DOS, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के दो संस्करण हैं, पहला है PC DOS, दूसरा है MS DOS। ऑपरेटिंग सिस्टम के दोनों संस्करणों को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ PC DOS विशेष रूप से IBM पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित किया गया था और MS DOS को पर्सनल कंप्यूटर या गैर IBM पर्सनल कंप्यूटर के लिए विकसित और लिखा गया था। चूंकि DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के दोनों संस्करणों में कोई ऐसा मतभेद नहीं मिला, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन संचालित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उपयोग करने के लिए सरल है, लेकिन विंडोज के रूप में उपयोगकर्ता के अनुकूल नहीं है। आज की दुनिया में MS DOS OS का उपयोग नहीं किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने MS DOS को बदल दिया है। फिर भी कुछ लोग कुछ उद्देश्य के लिए कमांड लाइन के रूप में DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल या उपयोग करते हैं। क्यों उपयोग किया जाता है? जैसे आप पाइथन की प्रोग्राम करेंगे, जब आप अगर आप O लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे, तो पाइथन की प्रोग्रामिंग भी हम लोग मोस्टली DOS में ही चलाते हैं। DOS एक तरह से कंपाइल करेगा सारे प्रोग्रामिंग को, इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से यूजर करते हैं, जैसे जावा वाले यूजर भी करते हैं। जब कोर जावा पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग DOS पे ही प्रोग्राम रन कराते हैं। खैर, DOS के बारे में डीपली वीडियो कंटेंट हम अपने नेक्स्ट कंटेंट में देंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देंगे। फिलहाल हम सिलेबस की ही बात कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे पीसी, देखो एक चीज जान लो, ये आज की डेट में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग आज के डेट में यहाँ पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो पीसी है यानी लैपटॉप है, उसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज होगा और मोबाइल की दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस एंड्रॉयड हो गया, ठीक है। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बूम मचा रहे हैं इंडिया में, तो खास तौर से क्योंकि इंडिया में, अच्छा आपके सिलेबस में फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया है उबंटू को, ठीक है। उसके बारे में हम लोग करेंगे क्योंकि उबंटू एक फ्री टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए सिलेबस को जब अपग्रेड किया गया है तो उसमें उबंटू नामक ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला गया है, क्योंकि उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। एक जो भी कोई यूजर है यानी स्टूडेंट भी उसको इजीली कहीं से डाउनलोड करके एक्सेस कर सकता है, चला सकता है, वो कोई भी क्राइम के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज लॉन्च किया है, वो विंडोज अगर आप पायरेटेड यूज करते हैं तो उस पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। पायरेटेड मतलब हो गया नकली सॉफ्टवेयर। इसके लिए आपको विंडोज से यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से लाइसेंस खरीदना पड़ता है, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 12 से 13 हजार रुपए है। अगर आप न्यू और लेटेस्ट विंडोज खरीदते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि सारे लोग विंडोज जब खरीद नहीं पाते हैं। बहुत स्टूडेंट कैसे खरीदेगा भाई? 12,000 का अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदेगा तो उसका पीसी तो उससे भी महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपके सिलेबस में उबंटू को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो हमें सारा है, इसलिए हम 1 to 1 सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं एटलीस्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे जरूर आ जाता है। तो फटाफट हम अपने स्लाइड पे आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल गेट्स ने 10 नवंबर 1983 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 को 20 नवंबर 1985 को पेश किया गया।
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाने वाला प्रोग्राम का एक समूह है जो एक पर्सनल कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। विंडोज सबसे पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर के रूप में आया, जिसका विंडोज 3.1 संस्करण बहुत लोकप्रिय हुआ। यानी जब ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया तो विंडोज का जो वर्जन आया था 3.1 वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि विंडोज अपने मार्केट में कई वर्जन लॉन्च करता गया। जैसे पहले विंडोज एक्सपी लाया, फिर विंडोज 7 3.1 आया, फिर विंडोज 1.0 आया, फिर विंडोज 7, विंडोज 8.1, आज के डेट में लेटेस्ट में विंडोज 8. जो आपके सिलेबस में डाला है वो है विंडोज 10। ठीक है, तो अभी हम लोग विंडोज 10 पे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और डेस्कटॉप रिव्यू पढ़ेंगे। इसके बाद सन 1995 में यह विंडोज 95 के नाम से एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जारी हुआ, जिसके अब तक विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज मी, विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 और विंडोज 10 आदि अनेक संस्करण जारी हुए। मतलब इतना विंडोज का वर्जन लॉन्च हुआ मार्केट में। वर्जन तो आप समझ ही रहे होंगे कि कोई मोबाइल आज जैसे गैलेक्सी आया, गैलेक्सी एक नाम है, और गैलेक्सी 1.0, गैलेक्सी 2.0 इस तरह करके कई वर्जन लॉन्च किए जाते हैं मार्केट में, जिसमें कंपनी क्या करती है, हर नए वर्जन में पुराने वर्जन से थोड़ा सा संशोधन करती है, बस, और कुछ नहीं करती है। नेक्स्ट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये भी बड़ा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम लोग यूज करें तो काफी फेमस है और काफी कामों को इजी बना देता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ओपन सोर्स पोर्टेबल मल्टी यूजर, यानी कई यूजर एक ही समय में मेमोरी, रैम, एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे मल्टी रिसोर्सेज का उपयोग कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहली बार अक्टूबर 1991 में लाइनेक्स टॉरवाल्ड्स ने बनाया था, या इसको कहीं कहीं टॉरवाल्ड्स भी बोलते हैं। लाइनेक्स टॉरवाल्ड्स ने इसे 1991 में बनाया था। ठीक है, ये मल्टी यूजर है और सबसे बड़ी चीज एक है कि ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इसका भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप बस धनाधन इंस्टॉल करो और धनाधन उसको क्या करो, यूज करो। कहीं कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कहीं इसके लिए आप चोरी के अपराध में नहीं आएंगे। सिस्टम में प्राथमिक 3 कंपोनेंट होते हैं: कर्नल, लिनक्स का मेन भाग, सिस्टम लाइब्रेरी, विशेष फंक्शन या प्रोग्राम, और सिस्टम यूटिलिटी, विशेष पर्सनल लेवल के टास्क को करने के लिए जिम्मेदार। यानी 3 चीजों पे सिस्टम को या ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग चलाते हैं। पहला कर्नल होता है, दूसरा उसमें यूजर, और तीसरा सिस्टम यूटिलिटी होती है, जिसके बिहाफ पर हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम से यूजर इंटरेक्ट कर पाता है। अब कर्नल क्या होता है? लिनक्स का कर्नल क्या होता है? कर्नल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के संसाधनों को कंट्रोल करके उसका सही इस्तेमाल यूजर से करवाता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते समय सबसे पहले उसका कर्नल ही बनाया जाता है। यही ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे निचला भाग होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर सबसे पहले कर्नल ही मेमोरी में लोड होता है और उसके बाद कर्नल बाकी सभी सिस्टम को लोड करता है। कर्नल कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट होता है। हमारे सॉफ्टवेयर तभी काम कर पाते हैं। यानी जैसे आप कोई माउस लगा रहे हो तो माउस सबसे पहले किससे कनेक्ट होगा? कर्नल से कनेक्ट होता है, तब जाके वो पीसी के किसी दूसरे पार्ट से कनेक्ट हो सकता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे प्रोग्राम से कनेक्ट होता है। पहले वो कर्नल से कनेक्ट होगा। लाइनेक्स के फीचर्स क्या क्या है? तो लाइनेक्स के बहुत से फीचर्स हैं। क्या क्या फीचर्स हैं इसको देखते हैं। पोर्टेबल, पोर्टेबिलिटी से मतलब है कि यह किसी विशेष कंप्यूटर हार्डवेयर से ही संबंधित नहीं है, बल्कि यह किसी भी प्रकार के कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। सभी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म लाइनेक्स कर्नल और एप्लीकेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। मतलब पोर्टेबल का मतलब यह है कि लाइनेक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप किसी भी सिस्टम पे चला, चाहे मोबाइल पे चला सकते हो, चाहे किसी अदर सिस्टम पे चला सकते हैं, या लैपटॉप पर चला सकते हैं। कोई ऐसा ये नहीं है, ये पोर्टेबल है। कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं कि बस इसी डिवाइस पे चलेगा, जैसे वो जियो वाले करते हैं कि मेरा सिम जो है मेरे ही पे चलेगा, यानी वो पोर्टेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन लाइनेक्स पोर्टेबल है, किसी पे भी चला लो। ओपन सोर्स, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स कोड है जो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है। इसे कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार बदल सकता है और अपना नया कोड उसमें सम्मिलित कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब जानते हो क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप उसका कोड डाउनलोड करो और अपनी नीड के अनुसार उसमें कोई भी बदलाव कर लो। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत बेइंतहा होते हैं कि मतलब मान लो कि कोई प्रोग्रामर है जिसने लाइनेक्स बना के और क्या किया, वो सपोज वो एक्सपायर कर गया,
तो उसने अपने कोड को ऑनलाइन कर दिया। अब आप एक दिन आप आज स्टडी कर रहे हो तो कल के डेट में बहुत बड़े प्रोग्रामर बन गए, आपने लाइनेक्स का कोड कॉपी किया, उसी कोडिंग में कुछ और मल्टीपल जोड़ दिया। तो इस तरह का काम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हो सकता है। लेकिन जो लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर होता है वो अपने कोड मार्केट में बेचते नहीं है और वो अपने कोड को कहीं दिखाते भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए ओपन सोर्स कोड सॉफ्टवेयर जो है अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आप भी यूज कर सकते हो, फ्री में भी यूज कर सकते हो, और अपने मन चाहा अगर आपको कोड पसंद ना आए और आप प्रोग्रामर हैं तो उसमें कोई भी नया कोड डाल के उसको और भी अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी यूजर। लाइनेक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर एक ही समय में इसके सभी सिस्टम रिसोर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस। लाइनेक्स विशेष रूप से नेटवर्किंग के कार्य करने के लिए बनाया गया है। जब कई सारे कंप्यूटर को जोड़कर एक जाल रूपी संरचना बनाई जाती है जिसे नेटवर्किंग कहते हैं। लाइनेक्स के द्वारा हम पासवर्ड शेयर कर सकते हैं और फाइल्स को समूह में बांटकर नेटवर्क पर उपयोग में भी ला सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स। लाइनेक्स यूजर को बहुत सारे अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रदान करता है, जैसे पासवर्ड का प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक फाइल्स, डेटा इंक्रिप्शन आदि। फिर वर्चुअल मेमोरी। यदि हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो कुछ फिजिकल मेमोरी की आवश्यकता होती है, जिसे हम हार्ड डिस्क में रखते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में ला सके। ये सब लाइनेक्स के फीचर्स हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये भी बड़ा जोरदार ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे लोकल में तो यूज करने को नहीं दिखता है, लेकिन कहाँ यूज होता है उसको भी देखते। मैक, जिसे मैकिंटोश कंप्यूटर भी कहा जाता है, एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है जिसे एप्पल INC द्वारा विकसित और बेचा जाता है। मैक को एप्पल मैकिंटोश, एप्पल मैक, थिन मैक एवं फैट मैक आदि नामों से भी जाना जाता है। मैक दुनिया का पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया और इसमें एक बिल्ट इन स्क्रीन तथा पॉइंटिंग डिवाइस के लिए माउस का उपयोग किया गया। यानी मैक एक पहला डिवाइस था जिसमें पहले बार माउस का इस्तेमाल हुआ और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया। मैकिंटोश कंप्यूटर्स को पहली बार सन 1984 में प्रदर्शित किया गया था। उसके बाद 1998 से इन्हें मैक नाम से प्रदर्शित किया जाने लगा। यह कार्य मैकिंटोश कंप्यूटर को पीसी से अलग दिखाने के लिए किया गया था। पहला मैक कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ? शुरुआती मैक कंप्यूटर में मोटोरोला 68000 सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था, जिन्हें बाद में पावर पीसी प्रोसेसर द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। मोटोरोला प्रोसेसर के अलावा पहला मैक निम्न फीचर के साथ बाजार में उतारा गया था। कौन कौन से फीचर थे वो? मोटोरोला 68000 चिप, 512x342 ब्लैक एंड व्हाइट बिल्ट इन मॉनिटर, मतलब इतनी साइज थी उसकी मॉनिटर की, 128 के रैम, फ्लॉपी ड्राइव, इतने फीचर्स थे उसके साथ। मैक कंप्यूटर की विशेषताएं क्या थी? तो मैक कंप्यूटर में पहली बार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इन्हें केवल सिंगल यूजर के लिए विकसित किया गया था। मैक कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए कमांड्स की जरूरत नहीं थी। अब ये कार्य माउस द्वारा किया जा सकता था। इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी, मगर मैक कंप्यूटर्स का सरल डिजाइन और छोटा आकार यूजर को बहुत पसंद था। मतलब चूंकि मैक में माउस लग गया था तो इसके लिए बहुत से कार्य करने के लिए यूजर को बहुत आसान हो रहा था, इसीलिए थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़े। जैसे आज के डेट में हम लोग महंगी मोबाइल फोन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि क्वालिटी अच्छी मिलती है। इसी तरह मैक का भी जमाना था। मैक में थोड़ा पैसा। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि मोबाइल में का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जैसे अब तक हम लोगों ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया, पीसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम वर्किंग करता है। जैसे कि पीसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पीसी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरह का आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे आप अदर सारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सके या यूजर जो है कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सके। सेम कंडीशन पे जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी काम यही होता है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे जो यूजर है वो मोबाइल को अपने एक्सेस कर सके और अलग सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सके इजिली। वो बाहर से किसी सॉफ्टवेयर को जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सके और उस पर अपनी एक्टिविटीज भी कर सके। अगर मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता?
तो जितना मॉडर्न आज की डेट में हमारे पास मोबाइल हमारे हाथ में है, उतनी मॉडर्निटी हम नहीं ला पाते, क्योंकि आज जो मोबाइल फोन में बेहतर फीचर्स मिलते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड की वजह से मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम करंटली इंडिया में एंड्रॉयड है, क्योंकि सस्ता है और अधिकतर फीचर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके अलावा भी मोबाइल ने अपनी दुनिया में बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टमों को विकसित किया है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने अलग अलग फीचर्स हैं। एक स्पेसिफिक एरिया है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, कुछ बहुत सस्ते भी आते हैं, कुछ बहुत एक्सपेंसिव भी आते हैं। तो लेट्स बहुत ज्यादा हम लोग अपनी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, डिस्कस अबाउट द टॉपिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज much like the Linux or Windows operating system controls your desktop or laptop computer, a mobile operating system is the software platform on top of which other programs can run on mobile devices. The operating system is responsible for determining the functions and features available on your device, such as thumb, wheel, keyboard, web, synchronization with application, email, text, messaging and more. The mobile operating system will also determine which third-party application, mobile apps, can be used on your device. When you purchase a mobile device, the manufacturer will have chosen the operating system for the specific device. Often, you will want to learn about the mobile operating system before you purchase a device to ensure compatibility, support for the mobile applications you want to use. मतलब ये डेफिनेशन का मतलब क्या, कहना क्या चाह रहे हैं हम? मतलब ये है कि जैसे लाइनेक्स और विंडोज को आप अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, सेम अभी जो मैंने बोला इंस्टॉल करते हैं और वो आपको सारे सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की परमिशन प्रोवाइड करता है, उसी तरह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करता है। बाकी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डेस्कटॉप व्यू भी मिलता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से आप ईमेल भी कर सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से आप पीसी का लगभग 80% काम आप अपने मोबाइल फोन में इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप व्यू भी होता है, डेस्कटॉप के अधिकतर फीचर सपोर्ट भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बस स्क्रीन का एक झंझट होता है कि स्क्रीन जो है लैपटॉप और पीसी की बड़ी होती है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की फिर भी वो टैबलेट में हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है, यानी कंपनी जो आपके लिए मोबाइल बनाती है, वो इस बात का ध्यान रखती है कि कौन सा यूजर किस तरह की मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करता है। अगर आप भी कोई नया फोन लेने की सोच रहे हैं और आपका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि नहीं, फोन लेने के बाद मैं ये काम करूंगा, तो ये वीडियोस कंटिन्यूअसली देखिए, क्योंकि इसमें हम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्राइटेरिया वाइज क्लासिफाइड करेंगे। तो हो सकता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए या स्पेसिफिक वर्क के लिए अपना मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो मे बी दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स कितने होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एंड्रॉयड है, जिसको गूगल आईएनसी ने बनाया था। एंड्रॉयड क्या है, एक बार डेफिनेशन को कवर करते हैं। द एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज गूगल्स ओपन एंड फ्री सॉफ्टवेयर स्टैक दैट इंक्लूड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, middleware and also key application for use on mobile devices including smartphones. Updates for the open source Android mobile operating system have been developed under Desert inspired version name Cupcake, Donut, Eclair, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream, Sandwich, etc. with each new version arriving in alphabetical order with new enhancement and improvements. मतलब एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड का जो फीचर्स है, आप ये समझिए, एंड्रॉयड आपके आज के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि वो आपको इजी एक्सेस वे देता है, कोई भी पर्सन उसको इजीली चला सके। एक छोटा सा बच्चा हो, 4 साल का बच्चा, अगर उसके सामने भी अगर आपने 2-3 बार मोबाइल फोन पे गाना बजा दिया या कोई गेम खेल दिया, तो वो भी एक्सेस कर लेता है इजीली। इतना सिंपल उसका स्पेसिफिकेशन बनाया गया एंड्रॉयड का, इसीलिए कोई भी उसको इजीली चला लेता है, चाहे ओल्ड एज जनरेशन हो, चाहे यंग जनरेशन हो, या फिर मतलब आप टूल्स को चेक करते करते आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन को इजीली सीख जाते हो। इसीलिए एंड्रॉयड फोन को का वर्जन जो है काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। सस्ती कैटेगरी में चीप क्वालिटी में एंड्रॉयड आपको इतने फीचर्स दे रहा है जिससे आपकी बेसिक नीड और बेसिक जरूरत सबकी पूरी हो जा रही है। जैसे कैमरा लेना है, फोटो खींचना है, या कोई पेपर भेजना है, डॉक्यूमेंट्स भेजना है, ये सारी चीजें उसी में हमको पूरी मिल जा रही है। इसलिए हम एंड्रॉयड को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा भी लेकिन एंड्रॉयड में कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें पूरी हो जाएगी। जैसे सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा बाडा।
जिसको सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ने बनाया था। बाटा को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक ने बनाया था। फीचर्स क्या है बाटा के? बस बाटा के फीचर्स ये हैं कि इसमें आपको 3D व्यू मिलता है। 3D व्यू जो कि आपको एंड्रॉयड में नहीं मिलेगा। अगर आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो एंड्रॉयड में अगर आप देख रहे हैं तो आपको 2D स्क्रिप्टिंग में दिखेगी, लेकिन यहां पर आपको 2D की जगह 3D भी मिलेगा बाटा में, ठीक है। इसलिए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया उसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया था कि जो 3D में सारी पिक्चर देखना चाहते हैं या फोटो क्वालिटी 3D में देखना चाहते हैं या जिनको 3D में ज्यादा व्यू पसंद है वो बाटा जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप भी 3D व्यू देखना चाहते हैं तो बाटा ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने मोबाइल को परचेज करिए, तो आपकी सारी फिल्में किस पे आएंगी? 3D में आएंगी। फिर एक था ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसर्च इन मोशन पे काम करता था। ब्लैकबेरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम था। एक समय में ब्लैकबेरी मार्केट से, हमारे इंडिया के मार्केट से थोड़ा आउट हो गया। क्यों आउट हुआ? क्योंकि ब्लैकबेरी काफी एक्सपेंसिव पड़ता था। इसके सेट बहुत मजबूत होते थे। जो फोन आता था वो काफी मजबूत था, क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन बाहर जाने का रीजन ये था कि ब्लैकबेरी हर प्लान अपने, जैसे मान लीजिए अगर 499 का जियो का प्लान है तो वो जियो का प्लान ब्लैकबेरी मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वही प्लान ब्लैकबेरी में एक्सपेंसिव हो जाता है। मतलब वो 499 का प्लान आपको 1000 में पड़ेगा या 700 रुपए में पड़ेगा। तो इंडिया में जो भी कंज्यूमर है वो उसी चीज को इतना एक्सपेंसिव क्यों देगा? इसलिए ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट से थोड़ा आउट हुआ, लेकिन फिर भी ब्लैकबेरी के अपनी जो फीचर्स थे, अपनी क्वालिटी थी, वो स्पेसिफिक थी, यूनिक थी। इसको जो है लोटस और डोमिनो ने बनाया था। एंड्रॉइड के जो फोन है उसके कई वर्जन मार्केट में रिलीज हुए। कपकेक, डोनट, इक्लेयर, जिंगरब्रेड, हनी कैम, आइसक्रीम, ये सैंडविच, ये सब क्या था? ये सब जो एंड्रॉइड के नए नए वर्जन है। जैसे आप इस समय फोन खरीदने जाते हो मार्केट में तो बहुत लोग इक्लेयर वर्जन ही यूज करते हैं, कुछ लोग कपकेक वर्जन यूज करते हैं, कुछ लोग डोनट वर्जन यूज करते हैं। जब आप फोन खरीदेंगे तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे जिंगर ब्रेड चाहिए या हनी कैम चाहिए या सैंडविच चाहिए। तो आई थिंक आप जो सेलर है वो आप समझ जाएगा कि आप किस तरह का काम करना चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से लेटेस्ट में इस समय आइसक्रीम और सैंडविच चल रहे हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड्रॉइड फोन्स में। फिर अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आईफोन OS यानी iOS, जिसको एप्पल ने बनाया है। एप्पल का जो ये फोन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एप्पल की सारी डिवाइसेस को ही सपोर्ट करता है। जैसे एप्पल का आईपॉड हो या एप्पल का मोबाइल फोन हो या एप्पल का लैपटॉप नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, या एप्पल के जो भी डिवाइसेस हो उस पर ही ये सपोर्ट करता है। फीचर्स क्या है इसके? फीचर्स तो बहुत अच्छे फीचर्स है। इसमें ये भी है कि स्क्रीन पर कई बार स्क्रीन सेवर जो हम लोग लगाते हैं वो कभी रिपीट नहीं करता है, बार बार ये चेंज होता है, ठीक है। तो एप्पल में अगर कोई सेटिंग होती है तो एप्पल का जो फोन है वो मार्केट में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव बिकता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लगभग 30,000 से 2.5 लाख रुपए का फोन एप्पल बेचता है, क्योंकि क्वालिटी वाइज एप्पल जो है आपको इतने फीचर्स देता है जिसका मुकाबला एंड्रॉइड नहीं कर पाता है। इसीलिए इसके फोन काफी एक्सपेंसिव बिकते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही कि आईफोन के कई ऐसे फीचर्स होते हैं जो शायद एंड्रॉइड, जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे एप्लीकेशन यूज करते हैं जो मुझे एंड्रॉइड में मिल जाते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो एप्लीकेशंस जो है आपके एप्पल फोन में सपोर्ट करें। इसीलिए एप्पल के फोन जो यूजर है वो ये चीज का ध्यान रखते हैं। जैसे आईफोन है, आईफोन हम लोग यूज करते हैं तो आईफोन के भी प्लान थोड़े महंगे हो जाते हैं, या आईफोन्स के भी जो फीचर्स हैं या जो हमारा वर्क है, हो सकता है कि जो काम मुझे एंड्रॉइड में मिल जाए वो आपको आईफोन ना दे पाए। उसके बाद है मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम। मीगो को नोकिया और इंटेल ने बनाया था, जो ओपन सोर्स पे काम करता था। मतलब ओपन सोर्स का मतलब जो है ये सॉफ्टवेयर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम था, और नोकिया और इंटेल ने मिलकर इसको लॉन्च किया था मीगो को। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरह के डिवाइसेस में सपोर्ट करता था जो हथेलियों पे यूज हो, जैसे टैबलेट हो गया, पीडीए हो गया। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। फिर अगला ऑपरेटिंग सिस्टम आता है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको फिर फर्दर नोकिया ने लॉन्च किया था। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम भी जावा, जो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके PIM यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है और जावा के एप्लीकेशंस को भी काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसलिए सिम्बियन को OS भी काफी अच्छा OS रहा, लेकिन बनाया किसने? नोकिया ने। फिर वेब OS यानी पाम, इसको भी HP और पाम ने मिलकर बनाया था। जो HP हेवल्ट पैकर्ड जो कंपनी है उन्होंने इसको लॉन्च किया था मार्केट में।
जिसको इंटरनेट पे काम ज्यादा रहता है, जैसे सबसे ज्यादा वो यूजर जो दिन भर इंटरनेट पे ही एक्सेस करते हैं, उनके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेहतर है। वो अपने मोबाइल फोन में एंड्रॉयड की जगह अगर वेब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज करते हैं तो इंटरनेट पे होने वाली, क्योंकि स्पीड फास्ट मिलती है, ब्राउजिंग अच्छी मिलती है, इसलिए लोग वेब ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसको एचपी ने बनाया था। विंडोज मोबाइल का मतलब क्या है? विंडोज मोबाइल एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, और माइक्रोसॉफ्ट ने सारे नोकिया के मोबाइल को पहले तो नोकिया को इसने कवर किया। नोकिया में जैसे नोकिया लूमिया का जो सेट आया उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसने इंस्टॉल किया, लेकिन विंडोज ने मार्केट में कुछ खासा असर नहीं छोड़ पाया, क्योंकि एक तो फोन की कॉस्ट थोड़ी महंगी थी, दूसरी चीज विंडोज उतने फीचर्स नहीं दे पाया मार्केट में जितना एंड्रॉयड के पास था। लुक नहीं था विंडोज के पास। विंडोज पीसी में बहुत सफल ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि पीसी में अगर जाएंगे लैपटॉप और पीसी में तो सबसे ज्यादा क्या मोस्टली बिकने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज ही है। लेकिन उसके अलावा जो मोबाइल फोन में आया, यानी इन्होंने अपना खुद का मोबाइल फोन भी लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट के नाम से, और उसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, लेकिन फिर भी ये अपने मार्केट में इसको लेकर सफल नहीं हो पाए, क्योंकि एंड्रॉयड ने मार्केट बहुत अच्छी पकड़ ली, लुकिंग बहुत अच्छी दे दी, इजी टू एक्सेस दिया एंड्रॉयड ने, इस वजह से विंडोज फ्लॉप हो गया और नोकिया जैसी उतनी बड़ी कंपनी डंप कर गई, क्योंकि सैमसंग ने इससे करार किया था एंड्रॉयड से और नोकिया ने करार कर लिया था विंडोज से। तो सैमसंग एक छोटी कंपनी थी नोकिया के आगे, लेकिन सैमसंग एंड्रॉयड की वजह से उसने अपनी मार्केट में भारत में उसने अपना कब्जा बना लिया, क्योंकि उस एंड्रॉयड को लोगों ने काफी पसंद किया और विंडोज लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए नोकिया जैसी कंपनी मार्केट से आउट हो गई। और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने मोबाइल फोन लॉन्च किए, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। तो अगर आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सारी चीजें वीडियो में नहीं बताई जा सकती, हो सकता है अगले कंटेंट में हम इसके बारे में और भी चीजें और भी इंफॉर्मेशन आपको दें, या आपको कोई क्वेरी करना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे कि यूजर इंटरफेस क्या होता है और डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो सबसे पहले एक शब्द आता है इंटरफेस, जिसका मतलब होता है माध्यम। यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए यूजर का इंटरफेस मतलब हो गया कि डेस्कटॉप और लैपटॉप को यूज करने के लिए यूजर के पास क्या माध्यम है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंटरफेस होता है वो कंप्यूटर में दो प्रकार का होता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पीसी के ग्राफिक्स को इंप्रूव करने के लिए काम में आता है, मतलब इमेज की क्वालिटी, इमेज की या वीडियो की क्वालिटी, इन सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल होता है। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसमें सारे शब्दों को इंप्रूव करने के लिए, कलर कॉम्बिनेशन फॉर वर्ड्स, यानी शब्द को इंप्रूव करने के लिए हम लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों के सिलेबस के अनुसार इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को रखा गया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपने पूरे स्क्रीन यानी डेस्कटॉप की स्क्रीन के बारे में जान लेते हैं कि डेस्कटॉप की स्क्रीन क्या कहती है और कौन सी स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। जैसे ये जो पूरी स्क्रीन है इसको हम डेस्कटॉप की स्क्रीन कहते हैं, ये पूरा का पूरा स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाता है। तो जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो डेस्कटॉप स्क्रीन, ये पूरी की पूरी स्क्रीन को ही हम डेस्कटॉप की स्क्रीन कहते हैं। यानी सबसे पहले यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए जब वो अपना पीसी खोलता है, यानी विंडोज 10 का जब वो पीसी ओपन करता है तो उसको इस तरह की स्क्रीन दिखती है। ठीक है, और इस स्क्रीन पर उसको कई चीजें दिखाई देती हैं। क्या क्या चीजें दिखाई देती है, मतलब ये पूरी स्क्रीन जो हमारा बन के आ रहा है वो तो डेस्कटॉप की स्क्रीन है। अब इसमें कौन कौन सी स्क्रीन को किस किस भागों में बांटा गया है, तो इस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। मतलब टास्क बार का मतलब होता है कि इसमें कई इंपॉर्टेंट फाइल, जैसे कि ये एरिया पूरा हमारा कहलाता है नेटवर्क कार्ड, इसको हम लोग नेटवर्क कार्ड बोलते हैं, जिसमें इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें या कम्युनिकेशन या वॉल्यूम ये सब चीजें हम लोग देखते हैं, टाइम और डेट की सेटिंग देखते हैं, लेकिन इस एरिया को हम लोग नेटवर्क कार्ड ही बोलते हैं। और ये हमारा जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ये पूरा स्क्रीन कहलाता है विंडो स्क्रीन, इसको बोलते हैं विंडो की स्क्रीन। ठीक है,
इस पूरे स्क्रीन को हम लोग विंडो स्क्रीन बोलते हैं, क्योंकि इसमें विंडोज का मेन स्टार्ट बटन की तरह जैसे होता था उस तरह इसमें विंडो की मेन बटन होती है। यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है। ये पूरी स्क्रीन क्या है, सर्च बॉक्स है। और ये वाला सीन क्या कहलाता है, ये एक्सप्लोरर है। तो अब इसमें जो प्रोग्राम रखे गए हैं, जैसे कि ये जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे इंक्लूड किए गए, इसको हम प्रोग्राम को पिन किए हैं इस टास्क बार पर। आप अपनी जरूरी कितनी भी फाइल हो उसको आप इस प्रोग्राम पर, इस टास्क बार पर पिन कर सकते हैं उसकी शॉर्टकट के लिए। पिन कैसे करते हैं अभी आगे हम बताएंगे। फिलहाल ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, ये पूरा का पूरा सेक्शन कहलाता है आइकॉन। ये अलग अलग सेक्शन आइकॉन कहलाते हैं, क्योंकि आइकॉन मतलब होता है सिंबल, ठीक है। तो ये अलग अलग सिंबल हैं। अब हर सिंबल क्या कहता है, जैसे ये जो कंप्यूटर का सिंबल दिख रहा है आपको, ये सिंबल कंप्यूटर को इंडिकेट करता है कि आपके पर्सनल कंप्यूटर में जो भी हार्ड डिस्क है उसको एक्सप्लोर करेगा। तो ये पीसी को इम्प्रूव करता है। ये रिसाइकलर बिन को इम्प्रूव कर रहा है कि ये रिसाइकलर बिन को दिखा रहा है कि जितनी भी वैल्यू है हम जब कोई डेटा डिलीट करेंगे तो वो इसी रिसाइकलर बिन में जाके स्टोर होगा। ये सारे तब ये जिसपे भी एरो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर पे बीच में एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो का मतलब है कि ये एडोब क्रिएटर का शॉर्टकट है, ठीक है। यानी जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे तो यहाँ से हम शॉर्टकट, जब किसी चीज का जब शॉर्टकट बनाओगे तो उस पर इस तरह का एरो दिखाई देगा। जैसे इस पे ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर पे हमारे ये एरो बना हुआ, यानी ये शॉर्टकट है। यानी जितना भी शॉर्टकट है उस पर एरो दिखाई दे रहा है आपको। इसको हम फोल्डर कहते हैं। इस तरह का जब आइकॉन बना होता है तो इसको हम फोल्डर बोलते हैं, क्योंकि फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल या रॉ डेटा, ठीक है। तो इस तरह से एक चेन बनती है। अब इसमें कई तरह के फाइल्स इंक्लूड होते हैं, इसीलिए इसको हम फोल्डर कहते हैं। ये हमारे स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है इस समय, ये एंटीवायरस मेरा जो इंस्टॉल है एनपीएबी, उसके बारे में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेरे सिस्टम में एनपीएबी का एंटीवायरस इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब ये तो हमारा डेस्कटॉप का ओवरव्यू था कि डेस्कटॉप पर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। अब हम एक एक करके सारे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे इस पर कि डेस्कटॉप के टूल्स को किस तरह अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं विंडोज बटन पे। जैसे आप विंडोज बटन पे क्लिक करेंगे तो इस विंडोज बटन को दो भागों में बांटा गया है। पहला वाला भाग, इसको हम बोलते हैं, ये वाला भाग कहलाता है लेफ्ट पैन, और ये दूसरा वाला पोर्शन कहलाता है राइट पेन, ठीक है। यानी इसको लेफ्ट पेन कहते हैं और इसको राइट पेन कहते हैं। लेफ्ट पेन में छोटे छोटे बटन्स होते हैं, जैसे ये वाला जो सेक्शन कहलाता है, ये स्क्रीन को दिखाता है कि जो ये पीसी है इसका यूजर कौन है, यानी टेक्नोशेखर मेरे पीसी का नाम है। जब मेरा लैपटॉप मैं फॉर्मेट कर रहा था तो मैंने टेक्नोशेखर इस लैपटॉप का नाम दिया था, ठीक है। इस लेफ्ट पैन में कई तरह की स्क्रीन आपको डिवाइड दिख रही है। एक है मोस्ट यूज्ड, दूसरा है रिसेंटली एडेड और फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग, पावर और ऑल एप्लीकेशन। जो मोस्ट यूज मतलब होता है कि जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करता हूँ, ओपेरा ब्राउजर यूज करता हूँ, पावर पॉइंट इस्तेमाल करता हूँ, वीएलसी मीडिया प्लेयर इस्तेमाल करता हूँ, नोटपैड, पाइथन का इस्तेमाल करता हूँ, एक्सेल का इस्तेमाल करता हूँ। तो जो सॉफ्टवेयर मैं लगातार यूज करता हूँ वो मोस्ट यूज में हमारा चले गया। रिसेंटली एडेड का मतलब हो गया जो सॉफ्टवेयर मैंने अभी सिस्टम पे इंस्टॉल किया है वो किस में आएगा, रिसेंटली एडेड में आएगा, ठीक है। उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर का मतलब ये होता है कि जितनी भी फाइल्स हमारे पास पड़ी हैं, जैसे इसको क्लिक करते ही ये सारी फाइल, पूरे कंप्यूटर में जितनी फाइल्स है वो सारी फाइल्स को एक जगह पर दिखा देगा। इसी को हम फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। इसके बाद सेटिंग का मतलब होता है कि जैसे अन्य पीसीज में कंट्रोल पैनल होता है, वैसे विंडोज 10 में आपको सेटिंग दिखाई देती है। और सेटिंग को 9 बटन में डिवाइड किया गया है। एक सिस्टम, दूसरा डिवाइस, तीसरा नेटवर्क एंड इंटरनेट, पर्सनलाइज, अकाउंट्स, टाइम एंड लैंग्वेज, इजी ऑफ एक्सेस, प्राइवेसी, अपडेट एंड सिक्योरिटी। इस तरह करके 9 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इसको अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सिलेबस के अनुसार। इसके बाद पावर बटन पे जब आप क्लिक करेंगे इसमें 3 तरह के ऑप्शन आएंगे, स्लीप मोड, शट डाउन और रीस्टार्ट। स्लीप मोड का मतलब क्या होता है, स्लीप मोड का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी कंप्यूटर स्लीप मोड में डाल देते हैं तो उस समय होता ये है कि कंप्यूटर तो चलता रहता है, मतलब उसका फंक्शन यूज होता रहता है, लेकिन स्क्रीन पर लाइट नहीं जलती है। जैसे कि आप मोबाइल फोन में गाना बजाकर और उसकी पावर अप से उसकी बटन बंद कर देते हैं, यानी लाइट ऑफ हो जाती है लेकिन गाना बजता रहता है। उसी तरह लैपटॉप में भी होता है कि जब आप कुछ देर तक लैपटॉप यूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है। शट डाउन मोड किसको कहते हैं, शट डाउन का मतलब होता है पावर पूरी तरह बंद, यानी लैपटॉप को आपने ऑफ कर दिया। रीस्टार्ट का मतलब होता है कि एक बार ऑफ होगा तुरंत वहां से ऑन हो जाएगा, उसको हम रीस्टार्ट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के पावर बटन होते हैं।
नेक्स्ट हमारा है ऑल एप्स। ऑल एप्स का मतलब होता है कि जितना सॉफ्टवेयर मैंने इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल किया है वो उसको कई कैटेगरी में बन गया है। जैसे रिसेंटली एडेड में वो सॉफ्टवेयर जिसको मैंने अभी तुरंत रिसेंटली ऐड किया है अपने पीसी पर, जैसे अभी मैंने एंटीवायरस तुरंत इंस्टॉल किया है, ये लाइसेंस तुरंत इंस्टॉल किया है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर मैंने तुरंत यूज किए हैं उसको रिसेंटली एडेड में यूज करेंगे और एक्सपेंड करेंगे। तो इसमें जितने भी सारी चीजें हमने रिसेंटली ऐड किया है उसको हम देख सकते हैं कि क्या क्या सॉफ्टवेयर मैंने रिसेंटली यूज किया है। 0 से 9 का मतलब ये होगा कि जो न्यूमेरिक्स इस्तेमाल हो, जैसे यहाँ 3D बिल्डर लिखा हुआ तो 3 न्यूमेरिक है, इसलिए इसको 0 से 9 की कैटेगरी में दिया है। फिर ए में वो सारे सॉफ्टवेयर जो ए अक्षर से शुरू होते हैं उसको ए में डाला है, जैसे ऑटो एडोब क्रिएटिव क्लाउड, एडोब फोटोशॉप, ऑटोडेस्क समथिंग। बी में मैंने कुछ नहीं इंस्टॉल किया है। सी में इस तरह करके ये लेटर वाइज कैरेक्टर के हिसाब से सारे प्रोग्राम को हमारे में जितने सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है सबको यहाँ पर कैटेगराइज कर देता है अक्षर के माध्यम से। यानी यहाँ पे सारे प्रोग्राम हमारे दिखाई देते हैं जो हमने अपने पीसी में इंस्टॉल कर रखे। तो ये तो हमारा लेफ्ट पैन का सेक्शन था। दूसरा हमारा है राइट पैन का सेक्शन। अब राइट पैन के सेक्शन में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक एप्स की तरह है, जैसे मोबाइल एप्स की तरह। इसको जब आप लेफ्ट माउस इसको आप क्लिक करके और कहीं भी एप्स को मूव करा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। इस एप्स को हम टाइल्स को बोलते हैं, मतलब यानी जो राइट पेन से हमारा ये एक टाइल्स की भांति आपको दिख रहा होगा, जस्ट लुकिंग लाइक अ टाइल्स। यह अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। इसमें आप जैसे ये बाय डिफॉल्ट विंडोज 10 में आता है कि आपको मौसम देखना है या जो भी टाइल्स आप चाहते हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे शॉर्टकट समझ लीजिए इसको भी। तो ये हमारा शॉर्टकट है एज ए टाइल्स के रूप में, जिसको हम राइट पैन बोलते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर मैंने राइट क्लिक किया माउस से। राइट क्लिक करने के बाद आप देखो एक एक स्टेप देखते हैं। व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू का मतलब ये होता है कि ये डेस्कटॉप पर दिखने वाली फाइल्स को किस तरह दिखनी चाहिए उसके हिसाब से हम इसमें सेटिंग करते हैं। जैसे व्यू पर गए, लार्ज आइकॉन पर क्लिक किया तो आइकॉन्स मेरे कैसे हो गए? लार्ज हो गए, ठीक है। फिर व्यू पर गए, मीडियम पर क्लिक किया तो ये मीडियम हो गए। फिर व्यू पर गए, स्मॉल पर क्लिक किया तो ये स्मॉल हो गए। मतलब आपको जिस हिसाब से इसको आइकॉन को सेटिंग करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, नहीं तो आपने ऑटो अरेंज कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से क्या हो गए? अरेंज हो गए, जैसे उसको अरेंज होना था। तो ये सिस्टम था आपको व्यू सेक्शन में कि आपने व्यू सेक्शन पे जाकर जिस तरह से आपको आइकॉन दिखना है उस तरह से आप दिखा सकते हैं। आप अगर यहाँ पर जैसे ये जो चेक बॉक्स इस तरह चेक का टिक हुआ है, यानी टिक हुआ है यहाँ पे, उसको अगर आप अनटिक कर देंगे तो सारे आइकॉन डेस्कटॉप पर से गायब हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप फिर से उनको लाना चाहेंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप आइकॉन को टिक कर दीजिए तो वो फिर क्या हो जाएंगे? डेस्कटॉप पर वापस आ जाएंगे। सॉर्ट बाय का मतलब क्या होता है? सॉर्ट बाय का मतलब ये होता है कि आप इसकी सॉर्टिंग कैसे करेंगे, मतलब इसको कैसे आप सिस्टमेटिक तरीके से लगाएंगे। नेम का मतलब ये कि बाय नेम, ये जैसे कैपिटल लेटर ABCD के फॉर्मेट में ये आपको अरेंज हो जाएगा। साइज का मतलब साइज के अनुसार देखिए, मतलब सबसे बड़ी फाइल पहले, फिर उससे छोटी फाइल, फिर इस तरह करके आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी? सॉर्ट हो जाएंगे, सॉर्टिंग हो जाएगी इसकी। आइटम टाइप का मतलब हर तरह के आइटम अलग अलग तरीके से अरेंज होंगे। जैसे पहले डेस्कटॉप का आइकॉन हो गया, फिर यहाँ पे फोल्डर हो गए, फिर यहाँ पे इंटरनेट से रिलेटेड फाइल हो गई, यहाँ पर JPG हो गई, यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड फाइल दोनों हो गई, तीनों पाइथन की एक साथ हो गई। इस तरह करके सारी चीजें अरेंज हो जाएंगी अपने हिसाब से। डेट मॉडिफाई का मतलब ये हो गया कि जो पहले इंस्टॉल होगा वो पहले आ जाएगा, जो आखिरी में इंस्टॉल हुआ देखो ये अब लास्ट में इंस्टॉल होगा पहले आ गया, ठीक है। ये डेट मॉडिफाई का मतलब जिस डेट पे मतलब पहले ये हुआ होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से क्या हो गया? अरेंज हो गया डेट के रिगार्डिंग। ये रिफ्रेश का मतलब ये होता है कि आपने कंप्यूटर के कमांड दिया ऐसे, तो ये क्या करता है? आपके कमांड में रखी हुई जो हिस्टोरिकल फाइल होती है उसको डिलीट कर देता है, यानी कुकीज को डिलीट कर देता है। इसीलिए हम लोग बार बार रिफ्रेश कमांड का इस्तेमाल करते हैं जब सिस्टम धीरे चलने लगता है। तो अनडू मूव यानी कंट्रोल Z का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जब हमें किसी कार्य की, मैंने कोई कार्य किया और उसके मुझे बैक जाना है। जैसे मान लीजिए मैंने स्क्रीन पर कोई भी एक लाइन ऐसे खींची, अब मुझे ये लाइन हटानी है तो मैंने कंट्रोल Z दबाया तो ये लाइन क्या हो गई? हट गई। इसी को हम अनडू बोलते हैं, यानी पुराने स्टेट में वापस जाना। फिर रीडू का मतलब होता है कंट्रोल Z, ये मतलब उसी स्थान पे वापस आना। सॉरी, कंट्रोल वाई का मतलब होता है रीडू, यानी अगर जो काम किया है उसमें फिर से वापस जाना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल Y दबाया
तो स्क्रीन फिर से वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे न्यू का मतलब क्या है? न्यू का मतलब है कि नया, अगर यहाँ पे नया सेक्शन मतलब क्या आप नया करना चाहते हैं, जैसे नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके न्यू फोल्डर का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब आप फोल्डर का नाम दीजिए, जैसे आपने फोल्डर नाम दिया हेलो, तो ये नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये न्यू फोल्डर हो गया। न्यू में फिर आप शॉर्टकट कोई क्रिएट करना, शॉर्टकट का मतलब ये होता है कि जैसे ये एरो बना हुआ है स्क्रीन पर, हर सॉफ्टवेयर के अंदर अगर इस तरह का आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो ये यहाँ से शॉर्टकट क्रिएट कर देगा। ये यहाँ से क्या करेगा? शॉर्टकट क्रिएट करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्रिएट किया तो अब ये पूछेगा कि आप किसका शॉर्टकट बनाना चाहते हो, तो मैंने ब्राउज किया, मान लो। ब्राउज करने के बाद मुझे सपोज करो कि मैं अपने पीसी में एंट्री करता हूँ और पीसी में ई ड्राइव पे गया। ई ड्राइव में ये पाइथन प्रैक्टिस, देखो अभी डेस्कटॉप पे आपको पाइथन प्रैक्टिस का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने इस पाइथन प्रैक्टिस को चूज किया और यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये क्या हो गया? इसका शॉर्टकट बन जाएगा। पाइथन प्रैक्टिस के नाम से मैंने इसको फिनिश किया। देखो यहाँ पे अब दिखाई दिया पाइथन प्रैक्टिस। तो इस तरह से हम चाहें तो किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट बना सकते हैं। और शॉर्टकट करता क्या है? अब इस पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप पाइथन प्रैक्टिस वाले कंटेंट में जाओगे। आपको घूम के नहीं जाना है। जैसे आप इस तरह जाना चाहोगे तो कैसे जाएंगे? ई पर क्लिक करेंगे, फिर ई ड्राइव में जाएंगे, फिर ये पाइथन प्रैक्टिस वाला फोल्डर आएगा। मतलब 3 स्टेप मुझे करना पड़ा। अब मान लो मेरा ये डेली का यूज हो तो मैं यहीं पर क्लिक करके डायरेक्ट उस आइकॉन में चला जाऊंगा। इसलिए हम लोग शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। अब बाकी ये जितने सॉफ्टवेयर है उसके शॉर्टकट यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर आप क्रिएट करना चाहें। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है डिस्प्ले की सेटिंग। डिस्प्ले की सेटिंग में क्या आता है? जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह खुल के आएगा आपको अलग अलग आइकॉन्स की आप अपने डिस्प्ले की सेटिंग किस तरह से रखना चाहते हैं। मतलब डिस्प्ले पर सेटिंग कर सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशन एक्शन पर सेटिंग कर सकते हैं, सारे एप्स की सेटिंग कर सकते हैं, बैटरी सेवर लगा सकते हैं, पावर स्लीप लगा सकते हैं। फिलहाल जैसे आप साइज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप साइज बढ़ा लो। लैंडस्केप का मतलब होता है जो इस समय स्क्रीन दिख रही है वो लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट करोगे तो स्क्रीन क्या होगा? अप्लाई कर स्क्रीन ऐसे उल्टी हो जाएगी। तो उल्टी स्क्रीन पे माउस चलाना थोड़ा टिपिकल होगा, तो इसको हम रिवर्ट कर लेंगे। या ये खुद भी ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाएगा? बैक स्क्रीन, क्योंकि मैंने कीप चेंज किया नहीं तो इसलिए अपने वापस पुनः उसी स्थान पर आ जाएगा। तो ये स्क्रीन कहलाएगी पोर्ट्रेट। फिर यहाँ से लैंडस्केप फ्लिप का मतलब क्या है? ये स्क्रीन थोड़ी सी अभी उल्टी टाइप में ये हो गया, ऊपर की तरफ चली गई। थोड़ी सी मुझे सर्दी हो रखी है। पोर्ट्रेट पे जाते हैं, देखो स्क्रीन ऐसे घूम गई। मतलब इस तरह से करके आप स्क्रीन को घुमा सकते हैं अपनी तरफ और कुछ देर बाद स्क्रीन ऑटोमेटिकली अपने साइज में वापस आ जाएगी। तो ये तो था लैंडस्केप पोर्ट्रेट का सेटिंग। एडवांस सेटिंग में अगर आप जाएंगे, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में, तो आप क्लिक करो यहाँ पर एडवांस डिस्प्ले सेटिंग आएगी आपको, जिसमें आपको रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि स्क्रीन का रिजोल्यूशन बाय डिफॉल्ट मेरे पे 1366x768 का है। उसका मतलब ये होता है कि इसकी विड्थ जो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई है स्क्रीन की कैसी दिखेगी। अगर रिजोल्यूशन आप इतना पे कर दोगे और अप्लाई कर दोगे इस तरह से दिखने लगेगा स्क्रीन आपको, मतलब थोड़ा सा बड़ा टाइप में दिखने लगेगा। और भी करोगे थोड़ा सा सेटिंग चेंज करके, जैसे 800x600 किया तो देखो कैसे दिखेगी, मतलब स्क्रीन की साइज थोड़ी और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर सेट कर दोगे तो आपकी जो स्क्रीन है पुनः उसी तरह दिखने लगेगी। देखो अब स्क्रीन मेरी छोटी होगी सबके हिसाब में, मतलब इतना मेरा छोटा हो गया। इसलिए हम फिर से डिस्प्ले सेटिंग पे जाते हैं, एडवांस सेटिंग पे जाते हैं, अपनी स्क्रीन को बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसे। उसके बाद कलर कैलिब्रेशन में आता है। कलर कैलिब्रेशन का मतलब आप इस पर क्लिक करोगे तो बस आप इसको सेलेक्ट करते जाओ, मतलब आप इसको नेक्स्ट करते जाओ। फिर यहाँ से कलर, मतलब आपकी स्क्रीन का कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा इसके हिसाब से। सेलेक्ट किया इसको और कंटिन्यू किया। यहाँ से चाहो तो आप रीसेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। देखो स्क्रीन बढ़ाने से इस तरह बढ़ेगा, हटाओगे तो ऐसे डाउन होगा। इस तरह जैसे जैसे आपका सिलेक्शन करना चाहे आप सिलेक्शन कर लीजिए। इस तरह से स्क्रीन का आपका सिलेक्शन और स्क्रीन आपकी उस हिसाब से सेलेक्ट हो जाएगी जिस हिसाब से आप अपनी स्क्रीन को चाहते हैं कलर कॉम्बिनेशन में। अगर करंट जिससे अब इस तरह दिखने लगी, अगर आप इसको चाहते हैं तो करंट पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो प्रीवियस वाले पे चले। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो प्रीवियस पे चले जाइए, जैसा था वैसे हो जाएगा। नहीं तो आप इस पर करंट पे क्लिक करके और इसको फिनिश कर दीजिए। क्लियर टाइप टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपने क्लियर टाइप एक ऐसा, देखो क्या लिखा हो, क्लियर टाइप इज अ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसको क्लियर टाइप जो सॉफ्टवेयर है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। दैट इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड एग्जिस्टिंग LCDs liquid crystal display such as laptop screen, pocket PC screen and flat panel monitor with clear type font technology. The words on your computer screen look almost as sharp and clear as those printed on a piece of paper. मतलब कि
आपके इसको सेटिंग करने, अभी मैंने स्क्रीन की कलर की सेटिंग की थी स्क्रीन के, अब इसको क्लिक करोगे तो जो ये स्क्रीन पर जो लिखा हुआ, जैसे रिसाइकलर बिन लिखा हुआ है, दिस पीसी लिखा हुआ है, इसकी सेटिंग हो जाएगी कि कैसा कलर आप चाहते हो। तो जैसे ये डिस्प्ले दिखा रहा है मेरा, ये डिस्प्ले आया, ये दिखा रहा है मेरा किस तरह का आप सैंपल आप चाहते हो। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया अगर, और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा जिस तरह सिलेक्टेड है बस मैंने 4-5 कदम आगे बढ़ाया नेक्स्ट को, तो डिस्प्ले की सेटिंग मेरी उस तरह हो गई। मतलब जिस तरह की मैंने सेटिंग की उसी तरह का मेरा टेक्स्ट यहाँ पर दिखाएगा। तो इसको हम टेक्स्ट की सेटिंग बोलते हैं। एडवांस साइजिंग ऑफ टेक्स्ट एंड आइटम, मतलब यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसकी साइज वगैरह आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। आइटम के जो टेक्स्ट है, जैसे टाइल बार्स, जो हमारे टाइल बार्स हैं, मेन्यूज हैं, आइकॉन्स है, मान लो मैंने आइकॉन्स को सिलेक्ट किया और उसका यहाँ पर फॉन्ट मैंने दे दिया 20, कलर दे दिया मैंने बोल्ड, अप्लाई। देखो क्या होगा, जितने भी आइकॉन मेरे दिख रहे हैं वो कैसे दिखने लगे, बोल्ड हो गए, बड़े बड़े दिखने लगे सारे। स्क्रीन की सेटिंग ये देखो कैसा दिख रहा है, ये दिस पीसी, कोरल, ये सब मेरे आइकॉन्स बड़े बड़े हो गए। लेकिन मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि बहुत खराब लग रहा है मुझे, इसलिए मैं जाके यहाँ पे फिर से एडवांस साइज में आइकॉन्स की साइज घटा दे रहा हूँ। मतलब आप यहाँ पर आकर अपने टेक्स्ट की सेटिंग्स भी अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। मैंने 9 पे कर दिया, जैसे पहले था वैसे हो गया। डिस्प्ले एडाप्टर प्रॉपर्टीज लास्ट है। यहाँ पे आप मॉनिटर की सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर कलर मैनेजमेंट कर सकते हैं मॉनिटर का अगर आप करना चाहें तो, लेकिन आप करिएगा नहीं क्योंकि इसमें जो मॉनिटर है पहले प्री डिफाइंड होता है। ये बाय डिफॉल्ट जब हम पीसी परचेज करते हैं तो उस समय ये चीज सेटिंग करके मिलती है हमें, इसलिए हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे और आप भी मत करिएगा। तो ये तो हमारा डेस्कटॉप का डिस्प्ले सेटिंग था। अब लास्ट है पर्सनलाइज। पर्सनलाइज में आप क्या करोगे, पर्सनलाइज में आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड बदल सकते हैं। जैसे कि पिक्चर सॉलिड कलर लगा सकते हो आप, जैसे सॉलिड कलर में कौन कौन सा, इस तरह का डायरेक्ट डार्क कलर आएगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, अब देखो मेरी स्क्रीन इस तरह की दिखने लगी, लाल कलर की। फिर मैंने ये कलर कर दिया, देखो ये कलर दिख गई, ये कर दिया तो ग्रीन, मतलब ये सॉलिड कलर है। अब स्लाइड शो का मतलब ये हो गया कि ये अगर आप कोई चीजें स्लाइड में दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने ब्राउज किया और 2-3 फोटो से, सॉरी मेरे पास पिक्चर नहीं है तो चलो इसी में सेलेक्ट कर लेते, और स्लाइड शो को मैंने 1 मिनट के अंदर आप किया तो वो पूरी की पूरी जो इमेज मैंने लगा रखी है वो बार बार अपने आप चेंज होगी 1 मिनट के अंदर ही। जैसे 4 फोटो अगर आपने सेलेक्ट कर लिया एक ही बार, यहाँ से ब्राउज करके, मेरे पास फोटो कोई फोटो नहीं है, अगर मान लो आपने कोई फोटो सेलेक्ट कर ली होती तो यहाँ से ये फोटो हर 1 मिनट के बाद अपने आप स्लाइड की तरह चेंज हो जाती है। अब ये मैं पिक्चर पे सेलेक्ट करता हूँ। पिक्चर का मतलब ये हो कि बाय डिफॉल्ट जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज 10 इतने फोटो ऑटोमेटिकली देता है। जैसे मैंने ये वाला, मेरे पे ये इमेज लगी हुई है, बैकग्राउंड इमेज इस समय कौन सी लगी हुई है, ये वाली लगी हुई है। अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके मैंने ये वाली चेंज कर दी, तब देखो बैकग्राउंड इमेज जो मेरा ये वाला हो गया। मतलब जो पहले मेरा सिलेक्टेड होगा यहाँ पर वही वाला इमेज मेरा इस पे लगा हुआ है। फील का मतलब, अब इसको सेटिंग क्या होता है, फील कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, टाइल कर सकते हैं, सेंटर स्पैन कर सकते हैं। ये सब इसकी सेटिंग है पर्सनलाइज की। फिट करोगे तो क्या होगा, स्क्रीन की जो फोटो है वो एकदम स्क्रीन पर फिट बैठेगी ऐसे, ठीक। आप कहोगे तो कुछ बदला ही नहीं, लेकिन अभी दिखाते हैं क्या बदला। इसको आप सेंटर में कर लो तो देखो थोड़ा आपको अंतर दिख। अब मैंने पर्सनलाइज किया, इसको मैंने टाइल्स ना करके फिट किया तो फिट में क्या हो गया, ये स्क्रीन पर ऐसे दिख जाएगा, एक ही फोटो दिखेगी, ठीक है। ये फिट हो गया स्क्रीन पर जैसे था वैसे ही। फिर मैंने पर्सनलाइज पर क्लिक किया, सेंटर में क्लिक किया, तब क्या होगा, ये सेंटर में आ गया, ठीक है। मतलब आप अपनी जरूरत के अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे। स्पैन का मतलब कैसा होगा भाई, ये देखो स्पैन हो गया, बहुत फिगर लाउड हो गया। फिल का मतलब ये पूरी स्क्रीन में भरा भरा दिखेगा इस तरह से, ठीक है। खैर मैं अपने स्क्रीन पर यही वाली फोटोग्राफ लगाता हूँ सिंपल। तो आई होप कि आपको ये भी सेक्शन समझ में आया होगा। ये पूरा मेरा राइट क्लिक पर सारे डेस्कटॉप की जो टूल्स है उसकी सेटिंग है। इसके बाद हम लोग चलते हैं टास्क बार की सेटिंग में। मतलब जो ये मेरा टास्क बार है इस पे आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। तो पहला, जैसे ही आप टास्क बार पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो ये सारे आइकॉन आपको दिखाई देते हैं। जिसमें पहला आइकॉन आपका जो पहला टूल्स है वो है टूल बार, ठीक है। टूल बार में क्या क्या चीजें हैं, एड्रेस, लिंक्स, डेस्कटॉप, न्यू टूल बार। मतलब इस यहाँ पर जो है
आप टूल बार में यहाँ पर एड्रेस को कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस का शॉर्टकट दिया हुआ है, एक एड्रेस नाम का टूल बार यहाँ पे लगा हुआ है, लिंक्स नाम का टूल बार लगा हुआ है, डेस्कटॉप नाम का टूल बार लगा हुआ है। चाहो तो अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधे आप डेस्कटॉप पे पहुंच जाओगे, ठीक है। या यहाँ पर आप क्लिक करते हो टूल बार में लिंक्स पर, तो अगर कोई लिंक्स होगी, जैसे यहाँ पर ये डेस्कटॉप का लिंक बन के आ जाएगा, ये देखो लिंक आ गया, ठीक है। तो ये टूल बार यहाँ पे क्लिक कर हो जाएगा। आपको साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो मैं एक्टिविटीज वहाँ टूल बार में करूंगा वो यहाँ पर बनता जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया फिर से टूल बार पर एड्रेस, तो अब देखो यहाँ पर ये एड्रेस भी नीचे दिखाने लगा, यानी यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है, यहाँ पर लिंक दिखा रहा है, यहाँ पर डेस्कटॉप दिखा रहा है। ये तीनों हमारे टूल बार में आके नीचे लग गए। तो इस स्क्रीन को बोलेंगे इतने को हम लोग टूल बार। अब मान लो इसको मुझे टूल बार को एड्रेस हटा दो या कोई न्यू टूल बार लगाना चाहते हो, चलो पहले इन तीनों को हटाता हूँ, एड्रेस को हटाता हूँ, थोड़ा सा कम दिखे तब तो आपको पता चलेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। डेस्कटॉप को भी हटा ही देता हूँ यहाँ से, ये सब हट गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नया टूल बार को अपने से कंपोज करना चाहते हो, न्यू टूल बार पे आओ। अब यहाँ पे जैसे मेरे में ये पाइथन प्रैक्टिस का वीडियो है, तो पाइथन प्रैक्टिस का मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे चलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, न्यू टूल बार पे नीचे आ गया पाइथन प्रैक्टिस, क्लिक करोगे तो यहाँ से पाइथन प्रैक्टिस खुल जाएगी। देखो यहाँ पे टूल आ गया, TS BC, ये सब टूल बार की तरह काम करेगा हमारा। इसको भी हटा दो। यहाँ पे सर्च पे आएंगे तो आपको हिडन का मतलब आप क्लिक कर देंगे तो सर्च में हिडन हो जाएगा सारी चीजें। जो सर्च बॉक्स, अब देखो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है वो हिडन हो गया, अभी था यहाँ पर कॉर्नर में। अब देखो यहाँ पर शो सर्च आइकॉन, तो ये जो आइकॉन है हमारा, ये क्या दिख रहा है, ये सर्च आइकॉन हमारा, ये जो सर्च आइकॉन हमारा यहाँ पर इस तरह दिखाई दे रहा है। शो सर्च आइकॉन पर जब मैंने क्लिक किया, और यही जब हम इस पर क्लिक करके सर्च आइकॉन की जगह शो सर्च बॉक्स कर देते हैं तो इस सर्च की जगह यहाँ पर बॉक्स दिखाई देने लगा, मतलब आइकॉन हमारा चेंज हो रहा है। तो इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं टूल बार में जाके, यहाँ टास्क बार पे। फिर शो टास्क व्यू बटन, मतलब आप चाहते हैं कि टास्क में जो बटन है उसको वो दिखाई दे, तो यहाँ पे टिक किया हुआ है, अगर अनटिक कर दोगे तो यहाँ पे व्यू बटन क्या हो गया, गायब हो गया। ये था टास्क व्यू बटन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टास्क व्यू बटन। इसको टिक करोगे तो यहाँ दिखाई देगा, और अनटिक कर दोगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब टास्क व्यू बटन का काम ये है कि जैसे इस पर क्लिक किया, देखो सारे आइकॉन हमारे गायब हो गए। फिर इस पर क्लिक करूंगा तो सारे आइकॉन आ जाएंगे, मतलब टास्क को केवल दिखाएगा। इसको क्लिक करते आइकॉन गायब, इसको क्लिक करते आइकॉन आ जाएंगे। सो टच कीबोर्ड बटन, मतलब ये देखो क्लिक किया तो यहाँ पर कॉर्नर में आपको एक कीबोर्ड का बटन आ गया, टच कीबोर्ड। जैसे पे आपने क्लिक किया तो इस तरह का कीबोर्ड दिखाई दे, मतलब कीबोर्ड की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। AS कुछ भी आपको करना हो यहाँ से आप कर लो इजिली, ये शो करेगा। शो द डेस्कटॉप, ये इसका क्या मतलब है, डेस्कटॉप को दिखाएगा। शो ओपन विंडोज, अब ये दिखाएगा कि इस समय कौन कौन सी विंडो ओपन है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये विंडो हमारी दिखा दी, ओपन विंडो। टास्क मैनेजर, मतलब जो नीचे का टास्क है उसको कैसे कैसे मैनेज करोगे, क्लिक करो आप इसको। इसमें ये होता है कि जैसे कई प्रोग्राम अगर आपके एक साथ खुले हुए, जैसे मान लो मैंने ये वाला प्रोग्राम अभी खोल रखा है, फिर मैंने साथ में ये भी खोल रखा है, VLC भी खोल रखा है। अब यहाँ पे आप क्लिक करो टास्क मैनेजर का मतलब शो टास्क मैनेजर, तो ये दिखाएगा यहाँ पर। जब सिस्टम बहुत हैंग कर जाता है तो इस समय आप इसको खोलेंगे, और इस समय मतलब जब कोई बटन ना काम कर रहा हो तो आप टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, और यहाँ से सेलेक्ट करके आप एंड कर देंगे तो टास्क तुरंत ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए हम टास्क मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। लॉक द टास्क बार, इससे टिक है तो ये लॉक है, और नहीं तो अनटिक करेंगे तो अनलॉक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज पे, टास्क बार की प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या सेटिंग आप कर सकते हैं टास्क बार के लिए, जैसे ये हाइड, ऑटो हाइड लॉक द टास्क बार आप कर सकते हैं, ऑटो हाइड टास्क बार को हाइड कर सकते हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करें यूज स्मॉल टास्क बार बटन, ये सारे बटन है उसको आप स्मॉल यूज कर सकते हैं। अगर इसको करके आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टास्क बार गायब हो जाएगा। ठीक, देखो गायब हो गया। जब इस पे माउस जाएगा तो टास्क बार दिखेगा, क्योंकि मैंने ऑटो हाइड कर रखा है। और वो भी ये बटन कितने हो गए, छोटे छोटे हो गए। मैंने इसको हटाया, इसको भी हटाया, और लॉक द टास्क बार पे क्लिक किया और इसको अप्लाई किया। तो देखो ये टास्क बार पे क्या हो गया, ये हमारा बटन दिखने लगा टास्क बार पे।
फिर टास्क बार में ये सेक्शन दिखा रहा है लोकेशन, कि आप टास्क बार को स्क्रीन पर किस तरह देखना चाहते हैं। तो अभी मैंने बॉटम में से कर या नीचे दिखाई दे रहा है। अगर मैंने इसको लेफ्ट में सेलेक्ट किया और अप्लाई किया, ये देखो ये टास्क बार लेफ्ट में चला गया। अगर इसको राइट में शो किया तो ये किधर चलेगा, राइट में, यानी टास्क बार चारों तरफ जा सकता है। टॉप पे किया तो ये टॉप पे चला गया, हमें बॉटम पे ही रहने देते हैं। ऑलवेज कंबाइन हाइट लेवल्स का मतलब ये है, इसका मतलब समझ लो ये क्या करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कोई फोल्डर खोल रखा है, ठीक है, एक फोल्डर मैंने ये खोल दिया, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, तो जब इस पे मेरा माउस जाएगा तो ये फोल्डर जो मैंने खोला है वो दिखेगा यहाँ पर। फिर कोई दूसरा फोल्डर तब तक मैंने खोल दिया, हेलो वाला फोल्डर खोल दिया। अब देखो अब माउस यहाँ पे जाएगा तो 2 फोल्डर दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर सेटिंग करो ऑलवेज कंबाइन हाइड फोल्डर, मतलब हमेशा ये क्या होगा, एक जब से ये फोल्डर पे माउस ले जाओगे तभी दिखेगा कौन कौन सा फोल्डर खिला हुआ है। लेकिन अगर आपने इसको इसकी जगह पे कंबाइन व्हेन टास्क बार इज फुल, आपने ये बटन सेलेक्ट किया तो ये तब इसमें मर्ज होगा जब ये टास्क बार फुल हो जाएगा। जैसे अभी अप्लाई करो तो देखो 2 अलग अलग, जैसे फाइल एक्सप्लोरर अलग दिख रहा है, हेलो अलग दिख रहा है, ये तब कंबाइन होगा जब ये टास्क बार पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलवेज कंबाइन कर दिया। तो ये हमारा सेटिंग था प्रॉपर्टीज का, मतलब ये पूरा का पूरा सेटिंग हमारा टास्क बार की सेटिंग थी, जिसको आप यहाँ पर आके इजीली कर सकते हैं टास्क बार में। अब यहाँ पर हम लोग जो है आज रनिंग एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रनिंग एप्लीकेशन किसको कहते हैं। तो रनिंग एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहले से ही एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर आए और पहला रनिंग एप्लीकेशन हमने क्लिक किया नोटपैड, यानी नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये सब हमारे रनिंग एप्लीकेशन में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड की बात करते हैं और उसको समझते हैं। इस पर क्लिक कर हमने यहाँ देखिए आपको नोटपैड दिखाई दे रहा है। मैंने इस नोटपैड पर क्लिक किया तो एक इस तरह का एप्लीकेशन खुला जो ये नोटपैड का आइकॉन है, ठीक है। और इसको खोलने पर हमें एक एडिटर दिखा जिसको हम नोटपैड एडिटर कहते हैं। ये बहुत अच्छा एडिटर है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करते हैं। जैसे HTML, अगर आप ओ लेवल में सेकेंड बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें भी नोटपैड का इस्तेमाल होगा, क्योंकि उसमें हम लोग HTML की कोडिंग करेंगे, वो इसी नोटपैड पे करेंगे। तो एडिटर के रूप में ये इस्तेमाल होता है नोटपैड। और सबसे बेसिक चीज़ है स्टूडेंट के लिए कि वो नोटपैड के बारे में जाने, क्योंकि इस पर वो लिखने की प्रैक्टिस करता है। जैसे किस तरह से अगर आपने इस पर कुछ लिख दिया कोई वर्ड, हेलो वेलकम टू टेक्नो शेखर, वेलकम टू टेक्नो शेखर। अब इसमें होता क्या है, इसमें मैंने एक टेक्स्ट लिखा हेलो वेलकम टू टेक्नो शेखर। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आता है, न्यू आएगा, ओपन आएगा, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। न्यू का मतलब होता है कि कोई नई फाइल अगर आपको ओपन करनी हो तो ये न्यू कहलाएगा। आपने क्लिक किया, या शॉर्टकट है इसका Ctrl+N, आपने क्लिक किया तो यहाँ से न्यू फाइल आप ओपन कर सकते हैं। और ये जो अनटाइटल्ड नोटपैड का मतलब ये है कि इसका टाइटल क्या होगा। टाइटल का मतलब इसको आप जिस नाम से भी सेव करेंगे उस नाम से ये जाके सेव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर फाइल पर क्लिक किया और इसको सेव एज किया, ठीक है। सेव एज में मैंने इसको डेस्कटॉप का लोकेशन दिया, यहाँ पे कोई भी लोकेशन आप दे सकते हैं। मैंने इसको डेस्कटॉप का लोकेशन दिया और डेस्कटॉप पर मैंने ए नाम से सेव किया। तो जब मैंने AB नाम से मैंने सेव किया तो इसका एक्सटेंशन नीचे दिखा रहा है .txt, यानी इसका जो फाइल का फॉर्मेट है या एक्सटेंशन बोल सकते हैं उसको हम बोलेंगे .txt, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे अनटाइटल्ड दिखा रहा था वहाँ पे अब ab.notepad हो गया और इसका एक्सटेंशन क्या हो गया .txt, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है। अब फाइल पे क्लिक करो, अगर कोई आपको नई फाइल ओपन करनी है तो या तो शॉर्टकट दबाओ Ctrl+N, या तो यहाँ से न्यू पर क्लिक करो तो ये देखो नई फाइल खुल गई और जो AB वाली फाइल है वो हमारी हट गई यहाँ से, ठीक है। अब लेकिन मान लीजिए हम यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं वही वाली फाइल AB वाली जो मैंने सेव की थी, तो Ctrl+O पे किया या शॉर्टकट आप दबाइए Ctrl+O, और नहीं तो आपने क्लिक किया ओपन पे। अब ये AB वाला डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे उठा लिया। अब देखो ये वाला खुल गया AB वाला। सेव का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को में अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई चीज बढ़ा दी, हेलो वेलकम टू
हेलो वेलकम टू टेक्नोशेखर, स्पॉन्सर्ड बाय MITM। ये मैंने बढ़ा दिया। अब अगर आप इसको कंट्रोल S कर दोगे तो ये उसी फाइल में यानी AB नाम की जो फाइल है उसी में जाके सेव हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि AB वाली फाइल अलग बने और स्पॉन्सर्ड बाय MITM वाली जो फाइल है वो अलग बने। तो अब हमको यहाँ पर ले जाके सेव एज करना होगा। कंट्रोल S नहीं करेंगे, कंट्रोल S करेंगे तब तो AB में ही वो ऑलरेडी क्या होगा, सेव हो जाएगा। सेव एज करोगे, अब यहाँ पर AB की जगह ABC कर लो, ये दूसरी फाइल जनरेट हो जाएगी ABC। यानी जो ABC है उसमें ये लिखा हुआ है कि हेलो उसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो वेलकम टू टेक्नोशेखर स्पॉन्सर्ड बाय MITM। और जो हमारी AB वाली फाइल है उसको जब आप ओपन करोगे तो उसमें पुराना वाला मैटर हेलो वेलकम टू टेक्नोशेखर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चेंजेस हैं हमारे सेव और सेव एज में। पेज सेटअप का मतलब ये होता है कि जब इसकी पेज की आप सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे पहली साइज हमने लेटर पे ले ली, आपको जिस तरह A4 साइज करना हो तो A4 साइज जो हमारा एक पेपर का नॉमिनल पेपर का हमारा साइज होता है वो A4 होता है। तो लीगल कर लीजिए, अगर आप यूज करना चाहते हैं लीगल, तो जिस हिसाब से आप पेज लिखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पेज की सेटिंग कर लीजिए। पेज का ओरिएंटेशन सेट कर लीजिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, यहां से उसकी मार्जिन सेट कर सकते हैं कि लेफ्ट से यानी लेफ्ट से वो कितना जाएगा और राइट से कितना जाएगा, टॉप से कितना होगा और इससे कितना होगा। मतलब मार्जिन का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी देखो ये हेलो लिखा हुआ है तो हेलो हमारा इस स्क्रीन से यहां से लेफ्ट से कितना डिस्टेंस पर है। मान लो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा दिया और डिस्टेंस मैंने कर दिया 5 कर दिया, राइट से छोड़ देते हैं। अब टॉप से देखो, टॉप से कितनी दूरी इस समय दिखाई दे रही है, तो इस समय की दूरी अगर 1 पर है तो मैंने यहाँ पे टॉप को बढ़ा के 8 कर दिया। अब देखो 4 कर दो तो देखो किस तरह सेटिंग हो जाएगी। मतलब ये प्रीव्यू दिख रहा है आपको। ये आपका प्रीव्यू है कि अब ये आपको कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। पेज सेटअप का मतलब होता है आप इसमें जाकर स्क्रीन पर जाकर पेज की पूरी सेटिंग कर सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप यहाँ पे पेज की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट का मतलब होता है कंट्रोल P, इसका शॉर्टकट है। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं जिस भी चीज से आपको प्रिंट, जैसे PDF में प्रिंट करना है तो PDF के यूज कर लिए, या आपका कोई प्रिंटर लगा होगा तो वो यहाँ पर शो कर देगा, आप उसमें प्रिंट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, एडिट में आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, गो टू कर सकते हैं, जिसके गो टू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल G और रिप्लेस का शॉर्टकट होता है कंट्रोल H, फाइंड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल F, फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट होता है F3, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल A, टाइम एंड डेट के लिए F5। मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप किसी भी एडिटर पर टाइम और डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको खाली एक शॉर्टकट दबाना होगा F5। F5 दबाते ही ये यहाँ पर जो सिस्टम में टाइम और डेट होता है उसको यहाँ से उठा लेता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी एडिटर में जो टाइम और डेट के लिए शॉर्टकट होता है वो F5 होता है। दूसरा चीज इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कंट्रोल फाइंड का मतलब ये होता है कि मैंने शॉर्टकट दबाया कंट्रोल F, अब मैंने यहाँ पे फाइंड किया कि जहां जहां W हो पहले इसको सेलेक्ट करो, पूरे टेक्स्ट को पहले यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करो। मैंने देखो यहाँ पे पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, अब इसको कंट्रोल F फाइंड किया, पूरा टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल फाइंड किया, कंट्रोल F पे क्लिक किया, अब O को सिलेक्ट किया, यहाँ से अप पर क्लिक किया, अब फाइंड नेक्स्ट, यानी अप का मतलब यहाँ पे O को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर फिर से करता हूँ O, यानी फिर से पीछे जाएगा, अब यहाँ पे भी O है, यहाँ भी O, सबको फाइंड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नहीं जाएगा तो यहाँ लिख देगा कैन नॉट फाइंड O, यानी अप को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये फाइंड का काम होता है डॉक्यूमेंट में। और रिप्लेस पर जब आप करेंगे यानी शॉर्टकट कीजिए रिप्लेस, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पूरा टेक्स्ट आपका सिलेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें मैंने सेलेक्ट करके मैंने ये कहा
कि जहां जहां ओ है, ठीक है, जहां जहां ओ है वहां पर क्या हो जाए, बी हो जाए, और रिप्लेस ऑल कर दिया। तो देखो जहां जहां ओ था डॉक्यूमेंट में वो क्या हो गया, बी हो गया, यानी कंट्रोल एच इसका शॉर्टकट है। तो रिप्लेस पर आप क्या करेंगे, किसी अक्षर को रिप्लेस कर सकते हैं, और फाइंड पर आप किसी अक्षर को खोज सकते हैं, ठीक है। गो टू का मतलब होता है किसी अक्षर पर जाना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मुझे लाइन नंबर 1 पर जाना है, और अभी इस समय मैं लाइन नंबर 1 पर हूँ, मैंने डायरेक्ट लाइन नंबर 2 पर क्लिक किया तो इस समय मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, देखो कर्सर मेरा दूसरे लाइन पर ब्लिंक करने लगा। अब मुझे पहले लाइन पर जाना है तो मैंने फिर यहाँ पर क्लिक किया, गो टू पर क्लिक किया, कंट्रोल जी, और यहाँ पर 1 दबा दिया, और ये देखो कर्सर मेरा यहाँ पर ब्लिंक करने लगा। ये हमारा गो टू का है सेक्शन। सेलेक्ट ए का मतलब क्या है, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब पूरे टेक्स्ट को अगर मैं सेलेक्ट करना है तो मैंने कंट्रोल ए दबा दिया तो पूरा टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट हो गया। अब इसको चाहे डिलीट कर दो, चाहे कंट्रोल जेड से वापस ले आओ, या कंट्रोल एक्स से कट कर लो और कहीं और ले जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर लो, या कंट्रोल ए से फिर से सेलेक्ट करो और कंट्रोल सी कॉपी कर लो, फिर नीचे दबा दो इसको, और कंट्रोल वी से मैंने कई बार पेस्ट किया इसको। तो ये मेरा सब शॉर्टकट है। फॉर्मेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट में हमारा सेक्शन जो है एक वर्ड फॉर्मेट है, दूसरा फॉन्ट है। तो वर्ड के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, जैसे आप क्लिक किए, फॉन्ट पे आए, अब यहां से आप फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हो। जैसे आपने ये कॉपर कर दिया इसको, और यहाँ पे सेटिंग इसको ब्लैक ऑबिक्यू कर दिया, और यहाँ पे साइज बढ़ा दिया। साइज बढ़ाने के बाद अब क्या होगा, आपका पूरा टेक्स्ट इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर मतलब आप फॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार, जैसा जैसा आप फॉन्ट चाहते हैं, ठीक है। यानी एक फॉन्ट की सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। लास्ट में आपको व्यू बटन दिखता है, और उसके बाद हेल्प सेक्शन देता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी टेक्स्ट एडिटर में नोटपैड भी एक अच्छा एडिटर है जिस पर आप टाइपिंग का काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इस पे अट्रैक्टिव हम इस पे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग नोटपैड पे बहुत सारा काम करते हैं, इसीलिए नोटपैड इंपॉर्टेंट है आपके लिए चलाना। अब हम लोग अगले टूल्स की तरफ चलते हैं जो है पेंट। अब नेक्स्ट टूल है हमारा पेंट। पेंट पे हम करते हैं तो पहले हम यहाँ पे विंडो बटन पे आते हैं। यहाँ पर मैंने टाइप किया पेंट, PAINT। पेंट पे मैंने क्लिक किया। अब देखो ये एक टूल खुल रहा है पेंट का, जो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, एक तरह से सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको क्या फायदा होता है, जैसे मान लो कि कहीं आपको फोटो वोटो क्रॉप करनी है तो बड़ा इजी और आसान सा टूल है ये पेंट। कोई भी पर्सन इसमें अच्छी से डिजाइनिंग भी कर सकता है, फोटो को क्रॉप कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रिसाइज कर सकता है। तो पहले जैसे ये मेरा एंटायर स्क्रीन दिख रहा है, ये एक पेज की तरह दिख रहा है। अब यहां से मैंने छोटे स्क्रीन को पकड़ा और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं अपने हिसाब से। पेंट की मिनिमम जूमिंग कितनी होती है आप देखो, पेंट में आप 12.5% मिनिमम जूम कर सकते हैं। यानी मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं पेंट में 12.5%, और मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं 800%। ये सब शॉर्टकट क्वेश्चन होते हैं जो SSC में या O लेवल में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि मिनिमम जूम पेंट में कितना होता है 12.5% और मैक्सिमम 800%। तो इस समय हम मैक्सिमम जूम पे हैं तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, हम 100% पे ही रखते हैं, ठीक है। अब ये जो सेक्शन कहलाता है ये है हमारा स्टेटस बार। पेंट का जो स्टेटस बार है कि हम इस समय क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें पेंट में ये स्टेटस बार दिखाता है। जैसे इस समय मेरी जो फोटो है वो 1289x552 पिक्सल पे है। PX का मतलब होता है पिक्सल, ठीक है। और ये सेक्शन जो है, अब देखिए इसमें थोड़ा टूल्स के बारे में हम समझ लेते हैं। पेंट में डिजाइनिंग करना बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी जो शेप दिख रहा है, कोई भी ड्राइंग आप करते हैं, आपने यहाँ से रेक्टेंगल उठाया और ऐसे मैंने क्लिक कर दिया रेक्टेंगल पर, ठीक है। अगर इस रेक्टेंगल का मुझे कलर भरना है तो इस टूल बार पे जाऊंगा, यहाँ से ये बाल्टी उठाऊंगा जो फिल विद कलर लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से कोई भी बाल्टी का कलर उठाया और इस पर मैंने भर दिया। मतलब पहले मैंने इस पर क्लिक किया, फिर मैंने कलर उठाया, फिर मैंने इसको बॉक्स को भर दिया। अभी मेरे पास यही बाल्टी उठी हुई है, देखो बाल्टी का आइकॉन बना भी हुआ है। अगर मैंने यहाँ से रेड कलर उठा लिया तो ये
किसमें बन जाएगा, रेड कलर। यानी पहला कलर जब यहाँ पे इस बॉक्स में चेंज होगा तो वही कलर इसमें फिल भी होगा, ठीक है। अब मान लो ये मुझे इस लाल पट्टी पे कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट वाला टूल उठाऊंगा। ये जहाँ ए लिखा हुआ है, ए मैंने उठाया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने लिखा टेक्नोशेखर। अब देखो ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने एक गलती ये की है कि लाल कलर यहाँ से लेकर जो कलर पहले में रहेगा वही कलर काम कर रहा होगा, तो मुझे यहाँ पहले कलर हटा देना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ शिफ्ट दबाया और शिफ्ट के साथ अपने पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर लिया बाय वाला एरो दबा के, और इसका कलर मैंने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। और थोड़ा सा बोल्ड यहाँ से सेटिंग क्या कर दी, फॉन्ट की सेटिंग बोल्ड, और यहाँ से इसकी साइज बढ़ा दी 20, और ये थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टेक्नोशेखर, ठीक है। तो इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं आप पेंट में। तो पेंट में अलग अलग तरीके के आपको टूल्स मिलेंगे जिसपे आप पेंट पर काम कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ये भी, जो फोटो की एडिटिंग करता है। नोटपैड और वर्डपैड टेक्स्ट की एडिटिंग करते हैं, पेंट आपकी फोटो की एडिटिंग करता है। इसको सेव करने के जब आप फाइल पर जाएंगे और यहाँ से सेव एज करेंगे तो कितने प्रकार से फाइल सेव होगी, जैसे PNG फॉर्मेट में सेव होगी, JPEG फॉर्मेट में सेव हो सकती है, BMP बिटमैप पिक्सल में सेव हो सकती है, GIF, इतने में आपको अपने फोटोज को सेव कर सकते हैं। यानी PNG, JPEG, BMP और GIF पेंट का एक्सटेंशन इतने फॉर्मेट में सेव हो सकता है आपके फोटो को। इसके अलावा जब यहाँ पे ये सेलेक्ट टूल है, सेलेक्ट टूल का मतलब होता है कि आप किसी एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे सेलेक्ट टूल, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया। अब रिसाइज करना चाहते हैं, अगर फोटो को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप रिसाइज कर सकते हैं। चलिए पेंट के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे दूसरे कंटेंट में, क्योंकि यहाँ पर पेंट का बहुत डीपली इस्तेमाल नहीं है। बस आपको पेंट में इतना जानना है कि आप इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे पेंट में आप कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं, कोई भी इसमें काम कर सकते हैं। अब देखो ये इरेज बटन क्या करता है, इरेज बटन का काम होता है कि किसी भी टेक्स्ट को ये मिटाएगा। ऐसे देखो इरेज बटन मैंने सेलेक्ट किया, ये क्या कर रहा है, सब ये सारी चीजों को मिटा रहा है। तो ये इरेज टूल है। ये पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल क्या करता है, इस तरह पेंसिल बनाएगा और जो चाहे आप इस पे, अब यहाँ पर कोई पहले कलर फिल कर लो, व्हाइट ही है, यहाँ पे मैंने कलर चूज कर लिया ब्लैक। तो अब देखो ये पेंसिल क्या करेगा, ब्लैक कलर से जो भी मैं लिखना चाहूंगा वो चीज यहाँ पे लिखेगा। जैसे मैंने लिखना है यहाँ पर कुछ भी, तो ये लिख देगा ब्लैक कलर से, ठीक है। ये समझ गए, ये समझ गए। और कलर पिकर, इसका काम होता है कलर को उठाने का। ये मैग्नीफायर है, मैग्नीफायर का काम होता है फोटो को बड़ा करके आपको दिखाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया, अब इसको क्लिक किया तो ये देखो जूम हो रहा है, फिर मैंने क्लिक किया जूम हो रहा है, फिर मैंने क्लिक किया जूम। मैग्नीफायर का मतलब होता है फोटो को जूम करना, ठीक है। इससे बाहर जाने के लिए आप यहाँ से, फिर मैंने फोटो की साइज 100%, ये तीनों टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। रोटेट का काम होता है फोटो को रोटेट करना। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया रोटेट 90 डिग्री, तो ये फोटो 90 डिग्री पे रोटेट हो गई। रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, तो ये लेफ्ट तरफ 90 डिग्री पे रोटेट हो गई। रोटेट 180 डिग्री, तो यहाँ पे 180। मतलब आप अपने हिसाब से इस फोटो को रोटेट भी कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने पूरे फोटो को सेलेक्ट किया सबको, और यहाँ पे कंट्रोल है, मैं सब सारी चीज डिलीट कर रहा हूँ। एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, साड़ी का किनारा जैसे जिसको हम लोग बनाते हैं। ये मैंने एक डायग्राम क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ से एक लाइन ले ली, एक लाइन मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये हो गया। अब देखो इसमें कलर कैसे भरेंगे। मैंने ये बाल्टी उठाई, यहाँ से जो कलर आपको उठाना है, जैसे ये पीला उठाना है, पीला मैंने इसमें भर दिया। फिर मैंने यहाँ पे लाल उठाया तो इसमें मैंने लाल भर दिया, सॉरी केसरिया है, इधर भी मैंने कर दिया। जैसे इस तरह का मैंने एक ड्राइंग कर दी। आप भी चाहो तो इसको प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए आप बेहतर ड्राइंग बना सकते हैं। ये मैंने टूल्स के बारे में सिर्फ बताई। ये जो एरो की है, इस तरह शेप बनाया जाता है, इसको भी आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप लेके आओ और यहाँ से जो कलर सेलेक्ट करेंगे इस कलर में ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, इसमें भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी कलर आपको भरना हो। अब फिर इस स्टार के ऊपर कुछ लिखना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पे टाइप किया, पहले यहाँ से आप ये पहला कलर चेंज करो। पहला कलर मैंने क्या कर दिया, रेड कर दिया, सॉरी केसरिया। यहाँ पे मैंने लिखा TS,
इसको मैंने यहाँ पे रिसाइज करके और लगा दिया। तो ये हो गया TS मेरा लिख के आ गया। आप जैसा चीज चाहो वैसा यहाँ पे बना सकते हो, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। की प्रैक्टिस। ये पेंट का टूल है जिसमें आप कोई भी इमेजेस का काम कर सकते हैं, कोई भी फोटो डिजाइन करते हैं या किसी फोटो को। अच्छा, एक चीज और देखो, क्रॉप करने और रिसाइज को हम यूज कैसे करेंगे। सबको मैंने सिलेक्ट करके डिलीट किया। क्रॉप के लिए मान लीजिए मैं यहाँ से कोई फोटो ओपन करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे यही फोटो मेरी यहाँ पे रखी हुई है, डोंट शेयर, ये मेरी फोटो एक आ गई यहाँ पर। अब मैं इसको रिसाइज करता हूँ। जैसे रिसाइज का मतलब ये हो गया कि जैसे पासपोर्ट में फॉर्म हम देखिए, या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे मांगता है कि फोटो की साइज कम होनी। जैसे इस पे मैंने अभी फोटो पे माउस अपना ले गया, तो ये फोटो मेरे कितना दिखा रहा है, 28.7 KB की फोटो है ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इससे भी छोटी हो जाए, 28 KB से भी कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने फोटो खोली और ये रिसाइज कर दिया। इसको रोटेट करोगे तो रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री। देखो इस तरह रोटेशन होगा इसमें, लेकिन मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ। मैंने रिसाइज किया और यहाँ पे 50% कम कर दिया। सीधे आप 50 कर दो, जितना करोगे कम होता जाएगा। लेकिन इसको सेव करना, फाइल सेव एज किसी दूसरे नाम से, उसी पर सेव मत कर देना, नहीं तो चेंज नहीं होगा। मैंने JPG फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में फार्म में फोटो मांगता है उस हिसाब से सेट करिए और यहाँ पे नाम दे दीजिए A, कोई भी, मैंने A दे दिया। अब ये देखो JPG फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपको सिलेक्ट करना हो इस फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरा JPG ही रहने दो, सेव। अब देखिए दोनों में अंतर, यहाँ पे A वाला है, इस पर मैं माउस ले जाता हूँ तो 23 KB का हो गया, और यहाँ पर ये कितना हो गया, 28 KB का। अब और भी इसको भी घटाना, तो अब इसको खोल के आप रिसाइज करते जाइए। यानी रिसाइज में क्या होता है कि फोटो सेम रहती है, बस उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, उसका जो साइज है वो घट जाता है। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है। फिर सेलेक्ट टूल का क्या मतलब होता है, जब, अच्छा ये क्रॉप वाला टूल हिडन है अभी। अब देखो क्रॉप टूल हिडन है, क्यों हिडन है कि ये तभी काम करता है जब आप ये सेलेक्ट टूल से आप फोटो को सेलेक्ट करोगे। मैंने सेलेक्ट किया, इतना एरिया मैंने मान लो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप कर लो, तो सारा फोटो चला गया। अब सिर्फ उतना ही चेहरा मेरा क्या हो गया, क्रॉप हो गया। तो सेलेक्ट टूल यूज करने के बाद ही क्रॉप का इस्तेमाल होता है। तो चलो आप प्रैक्टिस करो पेंट की, और मुझे लगता है कि आप मेरे से बेहतर ड्राइंग करेंगे पेंट का इस्तेमाल करके। तो अब चलते हैं हम लोग अपने विंडोज की प्रॉपर्टीज में। जो विंडोज में क्या क्या चीजें, क्या क्या सेटिंग आती हैं, उसके बारे में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक किए। सेटिंग में देखिए आपको इस तरह के 9 तरह के आपको टूल्स दिखाई देंगे कि विंडोज में कितने टूल्स आपको सेटिंग में, जो अदर विंडोज में आपको कंट्रोल पैनल के नाम से आता है, इसमें आपको सेटिंग के नाम से आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सिस्टम सेटिंग है। सिस्टम की सेटिंग में आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी, देखो सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो आप डिस्प्ले की सेटिंग कर सकते हैं, जिसकी सेटिंग अभी मैंने इससे पहले वाले कंटेंट में बताया है कि आप डिस्प्ले पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डिस्प्ले की सेटिंग है। दूसरा है डिवाइस की सेटिंग। डिवाइस की सेटिंग में क्या क्या चीजें होंगी, आप देखो डिवाइस की सेटिंग में अगर कोई आपको प्रिंटर ऐड करना है, मतलब अलग से कोई प्रिंटर आपको ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। उसके साथ एक CD मिलेगी, उसको आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद उस प्रिंटर का केबल आप लाकर अपने लैपटॉप या PC के USB पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। जब आप USB पोर्ट से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऐड प्रिंटर और स्कैनर का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही वो आपको प्रिंटर शो करेगा अगर आपका डिवाइस उससे कनेक्ट हो। फिलहाल कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं किया है, इसीलिए बार बार कह रहा है कि आपका कोई प्रिंटर, अगर यहाँ पर वो प्रिंटर दिखाता और क्लिक कर लेते हम तो वो सेलेक्ट हो जाता, ठीक है। नेटवर्क एंड इंटरनेट में आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, तो आप देखो नेटवर्क एंड इंटरनेट में देखो जैसे वाईफाई की सेटिंग है, तो वाईफाई को आप ऑफ कर दो। अभी मेरा वाईफाई कनेक्टेड था तो सारे वाईफाई की सेटिंग ऑफ हो गई। मैंने ऑन किया, यहाँ पे मुझे 2 तरह दिखा। क्यों दिखा कि ये जो वाईफाई है अपने PC में एक डोंगल लगा रखा है, इसलिए यहाँ पर वाईफाई दिखा रहा है। वाईफाई 2 मेरा ऑफ दिखा रहा है, मतलब जो लैपटॉप का मेरा वाईफाई है और मैंने अपने डोंगल का वाईफाई मैं इस समय यूज कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरा वो दिखा रहा है और मेरे पास 2 नेटवर्क दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें से आप मैनेज करना चाहते हैं किसी को भी, तो यहाँ पर आप मैनेज वाईफाई,
यहाँ आपको कुछ सेटिंग दिखाएगा, कनेक्ट टू सजेस्टेड ओपन हॉटस्पॉट। तो आपने यहाँ पर ऑन रखा है कि जो हॉटस्पॉट आपको सजेस्ट करेगा उससे आप कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर कनेक्ट टू नेटवर्क शेयर्ड बाय, मतलब ये भी आपने ऑन कर रखा है कि जो जिसको ऑन करने का मतलब ये कि जिसको जिसको आप कनेक्ट कराना चाहते हैं वो भी आपके थ्रू कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सेटिंग है। एडवांस सेटिंग पे आप आइए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एडवांस ऑप्शन में, एडवांस ऑप्शन में ये दिखाएगा कि आपके डिवाइस का वर्जन का जिससे मैंने ये क्या कब मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, जो मेरा इस समय वैन कनेक्टेड है, मतलब जो हमारा वाईफाई नेटवर्क इस समय कनेक्टेड है उसका एड्रेस दिखा रहा है, उसका वर्जन दिखा रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है कि इस समय मेरे पास वायरलेस लैन मिनी पीसीआई एक्सप्रेस एडाप्टर 2 पर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको किसने मैन्युफैक्चर किया है? रियल टॉक सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन ने। तो यहाँ से हम अपने नेटवर्क की शेयर पे आएंगे। ये हमारा इंटरनेट ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप, हमारा विंडोज फायरवॉल है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको फायरवॉल दिखाई देगा। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल जो होता है ये एक तरह से दीवार की तरह इसकी संरचना होती है, जिसका काम होता है कि पीसी में अलग से बाहर से अगर कोई चीज इंस्टॉल हो रही है या कोई अटैकर काम कर रहा है तो फायरवॉल का काम होता है उसको रोकना, ठीक है। इसीलिए फायरवॉल को हम लोग ये हमेशा ऑन रखते हैं। तो इस समय देखो मेरे फायरवॉल का स्टेटस क्या दिखा रहा है? विंडोज फायरवॉल स्टेटस ऑन है, ठीक है। यानी कोई भी अनऑथेंटिक पर्सन मेरे पीसी में अगर एंट्री करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उसको फायरवॉल उसको रोक देगा, वायरस इसमें नहीं आ सकता है। टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ, अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करो और ये दोनों टर्न ऑफ, इसको भी कर दो प्राइवेट को भी और इसको भी टर्न ऑफ कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। लेकिन मैं इसको ऑन ही रखता हूँ। तो यहाँ पर नेटवर्क की सेटिंग में आप कर सकते हैं वाईफाई की सेटिंग, ठीक है। फिर पर्सनलाइज में मैंने अभी इस सेटिंग के बारे में बताया है आपको इससे पहले वाली कंटेंट में कि आप यहाँ पर अपने पर्सनल विंडोज को कैसे कैसे सेट करना है, वो पर्सनलाइज में आएगा, ठीक है। अकाउंट्स पे क्लिक करो, ये भी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा था कि मेरे इस समय जब मैं अपना पीसी फॉर्मेट किया था तो मैंने अपने अकाउंट का नाम, जो एडमिनिस्ट्रेटेड अकाउंट है उसका नाम रखा है टेक्नोशेखर। आप इस नाम को चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर फोटो लगाना चाहते हैं, जैसे मेरे पे इस समय ये फोटो लगी हुई है, अगर मैं ब्राउज यहाँ पर कोई दूसरी फोटो ले लूँ जैसे, तो ये देखो इसकी जगह पर रिप्लेस होकर ये फोटो लग गया। या आप अपना कैमरा ऑन करके लैपटॉप का इससे यहाँ से खींच भी सकते हो फोटो, ठीक है। तो ये मेरी फोटो लग गई टेक्नोशेखर के पोस्टर पे। अब जब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा, यहाँ पर टेक्नोशेखर की जगह पे ये वाली फोटो दिखा रही है, ठीक है। बस इसमें इतना कुछ खास नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे अकाउंट्स की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। टाइम एंड डेट की सेटिंग, सिस्टम में आपके टाइम और डेट की सेटिंग कैसे होगी? आप यहाँ पे क्लिक करो, टाइम एंड लैंग्वेज में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग इंडिया में अगर हैं तो इंडिया में हम यही वाला ऑप्शन चूज करेंगे सब में, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, क्योंकि हम उसी का टाइम जोन इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कोई भी टाइम जोन अगर आप करोगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप का आपका टाइम चेंज होगा। जैसे मैंने ये कर लिया, देखो मैं काठमांडू करता हूँ, देखो काठमांडू में इस समय 7 बज रहा है, ठीक है। अचानक मेरे यहाँ का जो है टाइम चेंज हो गया। अब अगर मैंने ढाका का देखा तो ढाका में देखो 7:15 हो रहा है इस समय, और मैं जब शूट कर रहा हूँ इंडिया में तो इस समय 6:46 का टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से टाइमिंग चेंज हो जाती है। फिर फॉर्मेट कैसा है, यहाँ से आप चेंज करके देखो फॉर्मेट दिखाएगा। फर्स्ट डेट ऑफ वीक, पहला डेट संडे होगा। शॉर्ट डेट 6 तारीख 10 का महीना 2019, ठीक है। लॉन्ग डेट अगर आप करेंगे तो कैसे दिखाएगा? इस तरह दिखाएगा, संडे अक्टूबर 6, 2019। शॉर्ट टाइम में 6:45 दिखा रहा है और लॉन्ग टाइम में सेकेंड को भी दिखाएगा। तो इस तरह आप फॉर्मेट चेंज कर लो यहाँ पर आकर। जैसे मेरा फॉर्मेट इस समय इस यहाँ पर सेट है, तो देखो यहाँ पर मेरे पे 6:46 और AM दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पर इसको $MDY कर दिया तो इस तरह दिखाएगा। देखो ये चीज मेरी सेटिंग हो रखी है, यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको बाय नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। अब देखो इस समय मेरी टाइमिंग गलत है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऑटोमेटिकली इंटरनेट से जोड़ दिया तो जब इंटरनेट के हिसाब से ये ऑटोमेटिक अपना टाइम क्या कर लेगा, बना लेगा, सेटिंग कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपने टाइम और डेट में यही ऑप्शन चूज करिएगा। रीजन एंड लैंग्वेज में क्या चूज करेंगे? रीजन एंड लैंग्वेज हमेशा हम लोग यूनाइटेड स्टेट ही चूज करते हैं, क्योंकि इंडिया में लैपटॉप बनता नहीं है और इंडिया में सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, बनाए नहीं जाते हैं। इसीलिए हम लोग कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? यूनाइटेड स्टेट वाली। तो हम इसको यूनाइटेड स्टेट पे ही रहने देंगे। स्पीच लैंग्वेज में भी हम इसको इंग्लिश में ही रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट वाली इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, और इसलिए इसका भी स्पीड हम लोग यही रखेंगे, ठीक है। तो और कुछ सेटिंग इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। टाइम एंड लैंग्वेज में आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एज ऑफ एक्सेस,
इसको आप यूज कर सकते हैं। नैरेटर ऑन कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से मैग्नीफायर को ऑन कर, मैग्नीफायर अभी मैंने बताया था कि मैग्नीफायर का काम क्या होता है, चीजों को जूम करके एक Starting narrator. Exiting narrator. नैरेटर को मैंने ऑन कर दिया। नैरेटर को ऑन करते हैं Settings. You. On. Start narrator automatically. Toggle switch. ये नैरेटर पे मेरा स्पीक करेगा। ये पिच आप बढ़ा दो अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो। Speed. 12. पिच सेटिंग कर लो। Tooltip. Pitch. Slider at 10. तो बहुत On. खासा का Narrator. इस्तेमाल हम लोग Toggle नहीं switch. करेंगे। आप यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट पे जाएंगे तो कॉन्ट्रास्ट आप चूज कर Selected. High सकते हैं। contrast. 3 of 7. Selected. None. 1 of 5. High contrast theme. High contrast black. Editable combo box. Collapsed. बहुत तेज बोल रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्लो कर लेते Selected. Narrator. हैं। स्पीड थोड़ा स्लो कर लेते हैं। Speed. Slider at 7. नैरेटर ऑन हो जाने का मतलब ये है कि अब Slider at 9. Tooltip. 9. जो काम मैं On. करूंगा अब ये यहाँ से Narrator. बोलेगा, ठीक है। Toggle switch. जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, Selected. Magnifier. 2 of 7. अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने नैरेटर को ऑन कर रखा है, ठीक है। तो सब ये कंप्यूटर ही बोल रहा है। On. Magnifier. Toggle switch. अब मैग्नीफायर ऑन करते देखो स्क्रीन बड़ी हो गई। Tooltip. Help. Tooltip. Help. मिनिमाइज करो। Tooltip. Magnifier window. Zoom out button. ये मैंने Zoom जूम out. आउट बटन को यूज किया इसलिए जूम आउट बोल रहा है। Zoom in button. मैं Zoom प्लस को in. यूज कर रहा हूँ बार बार। Tooltip. Zoom in. Tooltip. Zoom out. Zoom out button. ये मैग्नीफायर का काम है। Zoom out. यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट है। Settings. Selected. High contrast. चलो Selected. ब्लैक कर None. लेता हूँ। High सारे लिंक को contrast ब्लैक theme. दिखाऊंगा। High contrast black. Editable combo box. Collapsed. यहाँ से टेक्स्ट का कलर आप ले लो। टेक्स्ट का कलर मान लो, Choose मैं text ग्रीन color दे window. दूँ। Settings. हाइपरलिंक को मैं ब्लू कलर Choose कर देता हूँ। hyperlink text. No Disable item in control view. No disable item. Settings. और सेलेक्टेड Disabled. टेक्स्ट का कलर मैं Icon. Choose selected ब्लैक कर दे text. रहा हूँ। Settings. बटन का टेक्स्ट High contrast theme. हो गया। चलो High contrast black. अप्लाई। Editable combo. Save as a new theme and apply window. अब इस थीम का नाम मैं डाल Editing. दिया हेलो थीम। F-O. सेव है। Desktop. Pane. Disabled. Settings. देखो सारा Home थीम button. मेरा चेंज हो गया। जैसे जैसे मैंने किया था उस तरह से मेरा अब सारा कंटेंट दिखाई देने लगा। सारे बटन मेरे जो मैंने अभी थीम दिया था उस थीम पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी खुद की थीम बना भी सकते हैं डेस्कटॉप पर। Magnifier window. Desktop. Narrator settings window. Press any key अब up. मैं इसको सब ऑफ कर Settings. रहा हूँ। Exiting narrator. नैरेटर से मैं एग्जिट कर गया। अब इसको भी मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सेक्शन है नैरेटर का। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्लोज्ड ऑप्शन। क्लोज्ड ऑप्शन की आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट पे कैप्शन कलर दे सकते हैं। जो ये क्लोज का ऑप्शन रहता है वाइट कर सकते हैं इसको। इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको जो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। आपके सिलेबस में ये माउस की सेटिंग, तो इसलिए माउस पे चलते हैं। देखो माउस कीज को हमने ऑन किया। अब इस समय माउस का ये थंबनेल बन के आ रहा है। मेरा माउस इस तरह से दिख रहा है एरो टाइप में। मैंने इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा माउस मेरा बड़ा हो जाएगा। अगर इसको सेलेक्ट कर देंगे तो माउस मेरा इस तरह दिखने लगा। देखो जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ माउस की मेरी स्टाइल चेंज हो रही है। मैंने इसको हटाया, ठीक है, और मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया तो माउस की सेटिंग थोड़ी सी बदली। इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। अब देखो माउस की सेटिंग मेरी ब्लैक कलर की हो गई, ठीक है। ये विंडोज 10 में मेरे माउस की सेटिंग है। तो इसमें भी कुछ बहुत खास नहीं है। माउस की सेटिंग के लिए आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप टूल्स को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा माउस मेरा बड़ा दिखने लगा, ये माउस की प्रॉपर्टीज है।
यहाँ पर आप तीनों ऑन कर देंगे तो ये क्या कह रहा है, यूज न्यूमेरिक कीपैड टू मूव माउस अराउंड द स्क्रीन। आप अगर चाहेंगे तो किसी न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल करके आप माउस को आगे पीछे कर सकते हैं। इसको ऑन करना चाहोगे तो ऑन करो, नहीं तो नहीं करना चाहते हो तो ऑफ कर, नहीं तो नहीं करना चाहते हो तो ऑफ कर दो। होल्ड डाउन कंट्रोल टू स्पीड अप एंड शिफ्ट टू स्लो डाउन, इसको भी ऑन करो। अगर आप इसकी स्पीड को स्लो करना चाहते हो तो इसको ऑन कर लीजिए। यूज माउस की व्हेन नम लॉक इज ऑन, माउस की का इस्तेमाल तब किया जाए जब नंबर लॉक यानी नंबर की लॉक की जो स्क्रीन है वो ऑन रहे। ठीक है, ये तीनों कंडीशन मैंने लगा दी और मैंने इसको ऑफ कर दिया। ये देखो माउस मेरा कैसा दिखने लगा। ठीक है, हाँ, हमारा जो माउस की प्रॉपर्टीज है विंडोज 10 में यहाँ पर आएगा। विंडोज 7 में डिफरेंट है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग विंडोज 10 में ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इजी ऑफ एक्सेस के अंदर नैरेटर, मैग्नीफायर और हाई कॉन्टेक्स्ट या माउस की सेटिंग आएगी। ठीक है, प्राइवेसी में क्या क्या चीजें आएंगी। प्राइवेसी का मतलब होता है कि इसमें से जिस पर भी आपको प्राइवेसी लगाना हो, जैसे माइक्रोफोन पे आप प्राइवेसी लगाना चाहते हो तो माइक्रोफोन के लेट्स एप्स यूज फॉर माइक्रोफोन्स, कोई भी एप्स आप सेटिंग कर सकते हो कि कौन कौन सा एप्स मेरा माइक्रोफोन यूज करे और कौन सा एप्स मेरा माइक्रोफोन यूज ना करे। तो यहाँ पर मैंने सब पे ऑन रखा है, तो हर एप्स मेरा माइक्रोफोन का इस्तेमाल करेगा। अगर आपने यहाँ पे सबको क्लोज कर दिया तो सारा एप्स आप कोई माइक्रोफोन लगाएगा भी तो कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब इसमें भी बहुत ज्यादा खास सेटिंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ बहुत डीपली हमको नहीं जाना है। ये तो हम लोग नेटवर्किंग अगर कोई पढ़ता है तो वो पूरी सेटिंग जानता है। बस आप ये समझो कि लोकेशन और कैमरा में जाके आप माउस की सेटिंग, प्राइवेसी वाली सेटिंग में जाकर आप कैमरा को लॉक कर सकते हो, अपने हर एक पोर्ट को लॉक कर सकते हो। जैसे आप अब चाहें तो अपने यूएसबी का कोई पेन ड्राइव लगाएगा तो भी वो आपके सिस्टम में से कोई डेटा कॉपी नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम प्राइवेसी सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अपडेट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, अपडेट सिक्योरिटी में जब आपकी विंडोज को अपडेट करना हो या डिफेंडर को ऑन करना हो या आप अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कर रहे हो उस समय इसका बैकअप बनाना हो, चाहे कोई फाइल रिकवरी करनी हो या एक्टिवेशन करना हो, तब हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं अपडेट एंड सिक्योरिटी का। तो इसको भी बहुत डीपली नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है नेटवर्किंग का है और हम लोग नाइलिट के बिहाफ पे इस वीडियो को पढ़ रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे टूल्स में क्या क्या चीजें हैं वो समझ में आ गया होगा। तो इसके हिसाब से अब मेरा डेस्कटॉप की पूरी सेटिंग ये लास्ट टॉपिक के साथ ही समाप्त होती है। अब हम लोग एक एक टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करेंगे। जब जैसे किसी टॉपिक का फुल वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन नाइलिट के सिलेबस के अनुसार ये वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए उतना ही चीज बताई जा रही है जितना सिलेबस के पैटर्न पर रिक्वायर्ड है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग फाइल एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप क्रिएट कर रहे हो वो सेव किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, इसी को हम लोग फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। तो अगर अब बात करें हम लोग MS ऑफिस में फाइल एक्सटेंशन की या कंप्यूटर में, वैसे तो कंप्यूटर में बहुत से फाइल एक्सटेंशन होते हैं, जितने डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे सबका फाइल एक्सटेंशन अलग अलग होता है। जैसे टाइटल आप समझते होंगे, जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम, जैसे मेरा नाम शेखर है तो शेखर मतलब क्या, लोग पूछते हैं शेखर पांडे, पांडे इज अ टाइटल, तो ये बताता है एक तरह एक स्पेशल कैटेगरी का। ठीक है, तो उसी तरह जब हम फाइल क्रिएट करते हैं, जब कंप्यूटर में कोई फाइल क्रिएट की जाती है तो उसके लास्ट में एक टाइटल होता है, उसी टाइटल से पता चलता है कि फाइल किस टाइप की है। ठीक है, जैसे कि फाइल अगर JPG का एक्सटेंशन दिया हुआ है तो JPG से ये मालूम होगा कि ये जो है कोई फोटो होगा। अगर PDF है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक फाइल एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे और जितने फाइल एक्सटेंशन आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है .txt। .txt का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो फाइल फॉर्मेट नोटपैड के लिए होता है, जो मतलब जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एडिटर यानी वर्डपैड और नोटपैड, इनके लिए .txt का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं। यानी जब आप कोई फाइल सेव करते हैं a.txt के नाम से, तो उसका मतलब ये होता है कि जो A नाम की फाइल है वो उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा गया है। ठीक है, और वो किसी एडिटर पे काम हुआ है, इसीलिए .txt का इस्तेमाल किया जाता है नोटपैड और वर्डपैड में। जैसे मान लीजिए हमने अपनी स्क्रीन खोली ये और इस पे मैंने टाइप किया नोटपैड, तो आपको सिंपल दिखाते हैं कि नोटपैड में फाइल फॉर्मेट कैसे सेव किया जाता है।
अब यहां पर मान लीजिए मैंने कुछ लिखा हेलो, अब ये मैंने टाइप किया हेलो वेलकम ऑन टेक्नोशेखर यूट्यूब चैनल, ठीक है, और इसको मैंने सेव किया, सेव एज पे। अब यहां पर देखिए ये जो ब्लू कलर की स्ट्रिप दिख रही है उस पर लिखा हुआ है .txt, यानी ये .txt का फॉर्मेट है। अब ये फाइल की जो टाइप होगी वो हमारा किस नाम से आएगा, .txt, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो मैंने इसको ए नाम से सेव किया। अब ये देखिए यहाँ का इसका टाइटल चेंज हो गया, अब एसी नाम से सेव हो गया। फिर मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl A Ctrl C। तो अब देखिए प्रॉपर्टीज पे जाइए इस डॉक्यूमेंट के, यहां पर आपको दिखेगा टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट किस तरह का है, .txt, यानी .txt का मतलब ये सिर्फ अब किस पे खुलेगा, नोटपैड पे खुलेगा, नहीं तो वर्डपैड पे खुलेगा। वर्डपैड पे कैसे खुलेगा आप देखो, क्योंकि वर्डपैड मैंने टाइप किया और यहाँ पे मैंने उसी चीज को पेस्ट किया, हेलो वेलकम ऑन टेक्नोशेखर यूट्यूब चैनल। फिर मैंने यहाँ पर सेव एज किया। अब वर्डपैड में कई तरह के फॉर्मेट आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTF का मतलब क्या, .rtf, इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट जो वर्डपैड का अगर एक्सटेंशन आपको पूछा जाएगा तो आप .rtf ही बताएंगे। अदरवाइज यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जब यहाँ का इसका मतलब है कि यहाँ पर .txt फॉर्मेट में डेटा सेव होगा। देखो अब मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव किया, अब ये देखिए क्यू नाम से मेरा वर्डपैड पे डेटा सेव हो गया है, जिसका फॉर्मेट कैसा आ रहा है, .txt। तो अभी आपने देखा जैसे क्यू का हमने वर्डपैड पे जाके सेव किया और प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दिया, तो हमने काम किया वर्डपैड में, लेकिन वो सेव किसमें हुआ, .txt के फॉर्मेट में। तो दोनों में ये फॉर्मेट यूज होता है, यानी नोटपैड में, वर्डपैड में। तो लेकिन बेसिकली जब कहीं पूछा जाए कि .txt किसका एक्सटेंशन है तो आप नोटपैड का ही नाम लेंगे, और जो वर्डपैड है उसका एक्सटेंशन होता है RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो होप आपको एक्सटेंशन पता हो गया होगा कि एक्सटेंशन कैसे हम लोग देखेंगे कि एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का नाम प्लस फाइल के टाइप, ठीक है। अब .doc होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, यानी वो किसमें होता है, MS ऑफिस वर्ड में। तो वर्डपैड का एक्सटेंशन .rtf, MS ऑफिस का एक्सटेंशन जो MS ऑफिस वर्ड है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .doc। उसके बाद .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये होता है लिब्रा ऑफिस में जो राइटर होता है उसका एक्सटेंशन होता है .odt। .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि ये जो होता है इसमें जब एक टेक्स्ट को आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसको उसमें एडिटिंग इतना इजीली नहीं होता है। मतलब PDF फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में जो कैरेक्टर है वो इधर उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। और PDF के जो एक्सटेंशन होता है और PDF फाइल जो एक्सटेंशन होता है उसमें डॉक्यूमेंट्स को कहीं भी इजीली आप भेज सकते हैं, इजीली पोर्टेबल है वो, जिसमें अक्षर इधर उधर नहीं होते, ठीक है। इसीलिए PDF का एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब तो टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट था। ऑडियो फाइल फॉर्मेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ऑडियो फाइल जो हम लोग गाना वाना सुनते हैं MP3 में, उसके कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, उसमें कौन कौन सा फॉर्मेट यूज होता है, .mp3, MPEG ऑडियो लेयर 3, .wav यानी वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, रियल ऑडियो, .ra, .ram, .rml, यानी ये सब भी चीजें यूज होती है म्यूजिक लाइन में। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, .ogg ऑडियो फाइल का कंप्रेस करने के लिए बनाया गया फॉर्मेट है ये। .wma विंडोज मीडिया ऑडियो या विंडोज मीडिया प्लेयर के साथ उपयोग किया जाता है। .wm वीडियो फाइल फॉर्मेट में कौन कौन सा आएगा, 3GP फाइल, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, .avi ऑडियो वीडियो इंटरलेट, .mp4 MPEG यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो फाइल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। .vob DVD वीडियो ऑब्जेक्ट, जो DVD में फिल्म आती है उसका फॉर्मेट होता है .vob। .wmv विंडोज मीडिया वीडियो, विंडोज मीडिया प्लेयर के साथ उपयोग किया जाता है ये। अन्य फाइल फॉर्मेट डाटा जैसे .xls का मतलब होता है जो MS ऑफिस एक्सेल में यूज किया जाता है, या एक्सेल SX भी होता है। .ppt या .pptx जो होता है MS ऑफिस पावर पॉइंट के लिए होता है। .bak बैकअप फाइल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। .ico आइकॉन फाइल, .tmp टेम्परेरी या अस्थायी फाइल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। .odp का मतलब होता है ये लिब्रा ऑफिस का जो इम्प्रेस है, यानी जिसको हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। .exe
जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जैसे जैसे कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें तो कोई भी सॉफ्टवेयर किस फॉर्मेट में होता है, .exe, ठीक है, लेकिन उबंटू में .exe फाइल नहीं होती है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग उबंटू के बारे में पढ़ेंगे कि उबंटू क्या है और ये आपके सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया है। तो उबंटू जो है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्टूडेंट्स को या किसी भी पर्सन को फ्री में अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। जो पहले हम लोग विंडोज यूज करते थे या जो आप विंडोज करंटली अपने सीसी या सिस्टम में यूज करते हैं, उसके लिए आपको जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उससे आपको लाइसेंस की लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको कुछ अमाउंट पेड भी करना पड़ता है उनके लिए, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट चूंकि सीखने के पर्पज से कोर्स कर रहा है, अब जो बंदा CCC का कोर्स कर रहा है उसको 4000 का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पकड़ाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको हटा के क्या किया कि उबंटू को इंक्लूड किया, लिब्रा ऑफिस को इंक्लूड किया, क्योंकि MS ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर था वो भी आपका पेड सॉफ्टवेयर था, ठीक है, इसीलिए लिब्रा ऑफिस को डाला गया। और उबंटू में जो है लिब्रा ऑफिस पहले से इंस्टॉल रहती है, ठीक है। तो उबंटू के लिए लिब्रा ऑफिस जस्ट लाइक अ सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है। जैसे ही आप अपने पीसी पर उबंटू का OS इंस्टॉल करेंगे, साथ साथ आप लोग लिब्रा ऑफिस का भी पैकेज मिल जाएगा। उबंटू को यूएस की एक कंपनी कैनोनिकल लिमिटेड ने सन 2004 में रिलीज किया था, ठीक है। और रिलीज करने के बाद उन्होंने, और इस पे कभी भी ना आज के डेट में, और उनका एग्रीमेंट ही ऐसा है कि उबंटू पर कभी भी वो पैसा नहीं लगाएंगे, वो लोगों के लिए फ्री दे दिया। उसमें अगर आपको कुछ भी बदलाव करना है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसमें यूजर भी अपने तरफ से कोई भी बदलाव कर सकता है। एकदम मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन की तरफ उबंटू को लाया गया है, जैसे जैसे यूजर, और इतना इजी बनाया गया है कि एक यूजर जो एंड्रॉइड फोन यूज करता है वो भी इसको इजीली एक्सेस कर सके। उबंटू GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम को इंक्लूड करता है, यानी ये भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। उबंटू पूरी तरह से स्वतंत्र और ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध है, जबकि विंडोज के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। उबंटू डेस्कटॉप OS एक सर्वर के रूप में काम कर सकता है, लेकिन विंडोज डेस्कटॉप OS सर्वर का समर्थन नहीं करता है। मतलब ये कि आप विंडोज को एक सर्वर के रूप में कभी नहीं बना सकते, लेकिन उबंटू को आप सर्वर के रूप में बनाकर उसका इस्तेमाल एज अ सर्वर कर सकते हैं। विंडोज और उबंटू के बीच एक और अंतर उसके कर्नेल की प्रकृति का भी है, यानी विंडोज में कर्नेल अलग तरीके से होता है और उबंटू में अलग तरीके से होता है। उबंटू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का समर्थन नहीं करता है, इसलिए यह OS ज्यादा वायरस रहित होता है, जबकि विंडोज में ऐसा नहीं होता है। मतलब ये है कि अगर ये .exe फाइल को सपोर्ट ही नहीं करेगा तो इसमें वायरस जाने की कोई चांस ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है। यानी .exe फाइल को सपोर्ट नहीं करेगा और वायरस को अपने पास रखेगा नहीं, यानी ये वायरस फ्री तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू OS सामान्य रूप से टर्मिनल द्वारा सॉफ्टवेयर और टूल का इंस्टॉलेशन करता है, जबकि विंडोज साधारण इंस्टॉलेशन पैकेज और निर्देशों के द्वारा कार्य करता है। उबंटू मल्टीपल डेस्कटॉप वातावरण का समर्थन करता है, जबकि विंडोज ऐसा नहीं करता। उबंटू OS ऑफिस जैसे कई उपयोगी सॉफ्टवेयर के साथ आता है, जबकि विंडोज में MS ऑफिस को अलग से इंस्टॉल करना होता है। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद का अपना लॉ मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो अपने तरीके से सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, लेकिन MS ऑफिस में हम अपनी तरीके से मैनेज करते हैं। यानी उबंटू खुद करता है और हम MS ऑफिस यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है उसमें हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, फाइल्स को अपने हिसाब से रखते हैं और अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। लिब्रा ऑफिस क्यों होता है, लिब्रा ऑफिस को क्यों इंक्लूड किया गया? लिब्रा ऑफिस को इंक्लूड करने का भी सेम रीजन है, क्योंकि ये भी ओपन सोर्स की तरह काम करता है। MS ऑफिस जैसे MS ऑफिस वर्ड होता है, लिब्रा ऑफिस में लिब्रा राइटर होता है, ठीक है। MS में एक्सेल होता है, यहाँ पर उसके लिए कैल्क का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पावर पॉइंट होता है, यहाँ पर इम्प्रेस होता है। तो बस ये 3 बेसिक डिफरेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ड्राइंग का टूल्स अलग से इसमें दिया जाता है लिब्रा ऑफिस में, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग लिब्रा ऑफिस को ज्यादा हम कंफर्टेबल मानते हैं, क्योंकि एक तो फ्री का सॉफ्टवेयर है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, इजीली आपके मोबाइल या सिस्टम पर डाउनलोड हो सकता है। तो थोड़ा सा इसका बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। लिब्रा ऑफिस डॉक्यूमेंट फाउंडेशन द्वारा विकसित निःशुल्क एवं मुक्त स्रोत ऑफिस सूट है। यह 2010 में ओपन ऑफिस से व्युत्पन्न किया गया था। लिब्रे ऑफिस में शब्द संसाधन के लिए राइटर, स्प्रेडशीट कैल्क, स्लाइड शो के लिए इम्प्रेस, आरेख और ड्राइंग के लिए ड्रा, डेटाबेस के लिए बेस तथा गणितीय सूत्र लिखने के लिए मैथ आदि प्रोग्राम शामिल है। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट OpenOffice.org का एक डेरिवेटिव है, जिसमें
वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट और ग्राफिक्स एडिटिंग के लिए एप्लीकेशन है। लिब्रे ऑफिस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इस वेबसाइट पर जो लिंक दिया गया है, इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सूट में 6 मुख्य एप्लीकेशन है। पहला है राइटर, दूसरा है कैल्क, तीसरा है इम्प्रेस, चौथा है बेस, पांचवा ड्रॉ और छठवां मैथ। इसको किसने लिखा था? स्टार डिवीजन ने। विकास किसने किया था? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, यानी कौन सी कंपनी ने इसको निकाला था? द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने इसको रिलीज किया था। पहली बार कब रिलीज किया गया? 25 जनवरी 2011, 8 वर्ष पहले। प्रोग्रामिंग भाषा इसमें कौन कौन सी यूज की गई है? C++, जावा और पाइथन का इस्तेमाल किया गया है लिब्रे ऑफिस को बनाने में। रीजन लिब्रे ऑफिस को यूज करने का, पहले तो ये मुफ्त है। लिब्रे ऑफिस में कई सुविधाएं प्रदान होती है जो केवल प्रीमियम ऑफिस सूट पर उपलब्ध है। स्थिर है, यह सुचारू रूप से चलता है और अधिक मेमोरी का उपयोग नहीं करता है। लिब्रे ऑफिस एक पोर्टेबल संस्करण है। आप कभी भी कहीं भी जाकर डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं और इसे फ्लैश ड्राइव के माध्यम से चला सकते हैं। लिब्रे ऑफिस फाइल को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने में सक्षम है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पीडीएफ फाइल सबसे अधिक यूनिवर्सल एक्सपेंडेड फाइल फॉर्मेट है। लिब्रे ऑफिस 5.4 का अपना ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी .odt है। अब नेक्स्ट लेसन में जो है हम लोग लिब्रे ऑफिस पर ही काम करेंगे, क्योंकि थर्ड लेसन जो आपका आएगा वो लिब्रे ऑफिस है CCC के बेस पे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और स्क्रीन पर ही देखेंगे कि कैसे लिब्रे ऑफिस में क्या क्या काम हम कर सकते हैं, कैसे फाइल्स को सेव कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस को जानने के लिए हमारा थर्ड लेसन जरूर देखें। आपको CCC के बेस पर आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी।